का नाम क्या है? इसका नाम ही बड़ा खतरनाक है, फ्रेमवर्क। फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। ये कई चीजें होती है ना बेटा, तो पहले से ना इस तरह से बातें तय कर दी जाती हैं कि भाई देखो यहां ये रखना है, यहां ये रखना है, यहां लाके सजा दो, यहां लाके सजा दो। आपने कभी आजकल टेंट हाउस वाले का देखा होगा, तो वो ना बड़ा अच्छा पाइप के अंदर ही सिस्टम बना के रखते हैं कि एक पाइप को दूसरे में डाल के उसी में नट बोल्ट कस दिया। कभी ध्यान दिया किसी ने? काट छांट नहीं करते हो, वो ऐसा बना के रखते हैं कि एक मतलब दो पाइप लिया, उसके बीच में डाल दिया, वो कर दिया फटाफट, 2-3 घंटे में एकदम कैसा भी छतरी बना देंगे। या किसी ने देखा वो शादी जहां होती है ना, वहां पे वो छोटा सा एक मंडप बनता है, देखा है कभी किसी ने? तो लोहे का मंडप होता है और फिर उसमें फूल और लपेट के कपड़ा उपड़ा लपेट के बड़ा खूबसूरत बना देते हैं। जितना पैसा दोगे उतना ही फूल लपेटेंगे वो, ठीक है कि नहीं? उसका भी बजट होता है 5,000, 4,000, 10,000 जैसा कहोगे। नहीं पैसे दो तो प्लास्टिक का फूल लपेट के भाग जाएंगे। तो वो मंडप क्या वो वहां बैठ के तैयार करते हैं? कभी किसी ने देखा है? कुछ तैयार नहीं करते, वो बना हुआ होता है पहले से, ठेले पे, रिक्शे पे, ट्रक पे लाद के लाते हैं, वहां उतारा, एकदम आधे घंटे के अंदर फिट किया, फिर उसके बाद फूल और लपेटने में जो समय लगे सो लगे। अच्छा, सुबह खोलते समय भी टाइम नहीं लगाते। 4 बजे पूजा खत्म हुई, शादी वादी संपन्न हुआ, 4:30 में सारा लपेट के ट्रक पे लाद के फिर कहीं और चल देंगे। जानबूझ के उन्होंने बना रखा है ताकि समय कम लगे और मेरा कोई भी स्टाफ कर ले। नहीं तो जानते हो क्या होगा, बहुत बढ़िया स्टाफ तो बहुत बढ़िया बना देगा, और जिसको ट्रेनिंग नहीं है बेचारा वो नहीं बना पाएगा, वो काम बिगाड़ देगा। तो क्या आप चाहते हैं कि आप भी अपने सब कुछ अकाउंटेंट के दिमाग पे छोड़ें कि अकाउंटेंट को जैसे मर्जी वैसे करता रहे, हमें क्या मतलब है भाई? ऐसा होना चाहिए, और ऐसा होगा तो कंपैरिजन हो पाएगा। इसीलिए हमारे इंस्टीट्यूट ने एक बहुत डिटेल डॉक्यूमेंट निकाला है। उस डॉक्यूमेंट का यही नाम है फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये देखो भैया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप कैसे बनाओगे ये आपकी मर्जी नहीं है। हम कुछ बातें आपको बताते हैं, इन बातों को ध्यान में रख के ही बनाना है। किसी ने कंपनी लॉ पढ़ा है? फाउंडेशन में था एक, उसमें कॉन्सेप्ट होगा अल्ट्रा वायर्स का। क्या होता है अल्ट्रा वायर्स? कि देखो, कंपनीज एक्ट ने एक दायरा देता है, कंपनीज एक्ट के दायरे के बाहर कुछ भी काम करोगे तो एब इनिशियो वॉइड होगा। ऐसे बोलते ना लैंग्वेज, वॉइड होगा, वॉइडेबल नहीं। कंपनीज एक्ट के दायरे के बाहर कुछ भी करोगे तो वॉइड होगा। अल्ट्रा वायर से बियॉन्ड पावर है। यानी कंपनीज एक्ट क्या है? फ्रेमवर्क है। उसमें लिखा है इनकॉर्पोरेशन कैसे होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे होगा, अकाउंट कैसे मेंटेन होगा, ऑडिटिंग कैसे होगा। तो जो भी है वो ऐसा ही करना है। उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, लेकिन इसके बाहर जा ही नहीं सकते। तो हम लोग बड़ी विशेष बात आज पढ़ने वाले हैं बेटा जी, समय चाहे जो लगे, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाओगे ना तो ये घर की खेती समझ के मत बनाओ। या आपके घर की सब्जी नहीं है कि आप मशरूम में कॉर्न डाल दो या मशरूम में आलू डाल दो। घर पे तो डाल ही सकते हो, लेकिन मशरूम में आलू कैसा लगेगा? बिगाड़ लगेगा। तुम मशरूम में छोले डाल दो, आपकी मर्जी। आप पनीर की सब्जी में आलू डाल दो, कोई क्या ही मना कर लेगा, आपके खाना है भाई। लेकिन होटल में ऐसा नहीं मिलेगा। होटल में तो ये भी तय करते हैं इसके साथ कौन सी वाली चटनी जाएगी। अब मान लो मसाला डोसा के साथ मोमो वाली चटनी मिल जाए, ठीक लगेगा आपको? मोमोज के साथ सांभर दे दे और नारियल वाली चटनी दे दे, लो बेटा नॉर्थ और साउथ का कॉम्बिनेशन ना। मोमोज के साथ तो तीखी मिर्च वाली
टमाटर वाली नहीं, तीखी मिर्च वाली चटनी होती है, वही मजा आता है। वो कई कई नलायक वो दे देते हैं, क्या बोलते हैं, नहीं नहीं टमाटर वाली चटनी, उसमें कोई मतलब तीखापन होता ही नहीं, वो बड़ा अजीब लगता है। तो उसी तरह से यहां पे एकदम तय है कि ये बाउंड्री बेटा देख रहे हो, ये बाउंड्री हिलेगा नहीं। तुम्हें जितनी फूल पत्ती सजानी है ना, इसी फ्रेमवर्क में सजाओ। मेरा घर ये है, तो मैं बगल में थोड़ा ना क्लास कराऊंगा, दीवार है भाई, इसके अंदर चाहे मैं डांस करूं चाहे कुछ भी करूं, लेकिन बगल वाला नहीं कुछ बोलेगा। जहां बगल में जाऊंगा तो नाराज होगा ना। तो मुझे एकदम ये एक ईयर टाइट कंपार्टमेंट दिया हुआ है। हालांकि फ्लेक्सिबिलिटी है, मना नहीं कर रहा मैं, आपने पढ़ा चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी अलाउ है, फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी फ्रेमवर्क के अंदर है, फ्लेक्सिबिलिटी फ्रेमवर्क के बाहर नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एक बार बता दूं बेटा, मैं हम लोग 3 दिन हो गए, क्वांटिटी की बात नहीं करी है मैंने, हम लोग क्वालिटेटिव स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो ना यार, बीकॉम थोड़े ना हो। बीकॉम वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दे, बैलेंस शीट टैली कर दे, ये बड़ी बात है। हमारे लिए बैलेंस शीट टैली होना बड़ी बात नहीं हो, तो हम करेंगे ही करेंगे। हमारे लिए बड़ी बात है कि क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है, वो मिसलीडिंग तो नहीं है, वो रिलायबल है कि नहीं, वो रिलेवेंट है कि नहीं। मतलब हमारे लिए क्वालिटी की बात है। जैसे आपको पता होगा कि कुछ लोग होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं, पता है आपको? होटल मैनेजमेंट भी करियर होता है। क्या क्या पढ़ते होंगे उसमें बताओ जरा? खाना कैसे बने, खाना कैसे प्रेजेंट हो, है ना, रूम सर्विस कैसी होनी चाहिए, ये तो आपकी मम्मी बिना पढ़े कर लेती है। तो फिर काहे के लिए फालतू में होटल मैनेजमेंट का कोर्स? सोच के देखो बेटा, तो ही आप बात समझोगे। बताए कोई कोई गर्ल्स बताइए, फिर होटल में क्या जरूरत है? तो मम्मी ने वो नानी माँ को देख के सीख लिया सब, और फिर नानी माँ को देख के मम्मी ने सीखा, मम्मी को देख के आप भी सीख लेंगे। तो फिर वहां क्या ही पढ़ाई होती है? 3 साल होती है मेरे ख्याल से पढ़ाई, क्या ही होता होगा बताइए? हाँ, अच्छा, खाली डिग्री के लिए होती है पढ़ाई? तो उसमें कौन सी नॉलेज, मम्मी वाली नॉलेज या उससे ज्यादा? मम्मी वाली नॉलेज नहीं होती बेटा, मम्मी वाली नॉलेज कॉमन सेंस की नॉलेज है, गैप है, वो गैप है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसी जो कस्टम से आया है, हम गैप की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एएस की, ठीक है ना? दिस ऑल अबाउट क्वालिटी। ये आपको पता चलेगा जब आप फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में जाएंगे, तो वहां पे टेबल भी कैसे लगाएं इसका भी कोर्स होता है। उस पे कपड़े क्रॉकरी कैसे लगाएं, कस्टमर के साथ कैसे बात करें, कैसा उनको फील कराएं ताकि वो बार बार आए। देखो खाना तो घर में भी मिल रहा है, घर में 1000 रुपए कच्चा माल आप लेके आइए तो आराम से पूरा घर खाता है, तो फिर कोई बाहर निकल के 2000 रुपए के लंच का क्यों देगा? फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में लग जाता है 2000 2500, 5 स्टार होटल में 3 से 4000 5000 लग जाता है, क्यों लगता है? और लोग क्यों जाते हैं? पागल हुए लोग जाते हैं पैसा बर्बाद करने। कोई इकट्ठन्नी किसी को ना दे बेटा फ्री का। अच्छा, बाल कटता है 60 रुपए का भी कटता है, और आजकल बड़े वाले सैलून हैं वो 500 रुपए भी लेते होंगे मेरे ख्याल से। कुछ फर्क होता है बेटा या बस ऐसे ही है 60 रुपए वाला और 500 रुपए वाले में? हाँ, कुछ तो फीलिंग अलग होती होगी। हाँ, थोड़ा तरीके से करते हैं, थोड़ा आपको फील अच्छा कराएंगे, ठीक है ना? आपको 2-4 बार सर बोलेंगे, गर्ल्स को मैडम प्लीज बैठिए, आइए प्लीज, ठीक बात है कि नहीं? निश्चित रूप से भाई तभी पैसे दोगे ना, वरना एक बार कट के आओ दोबारा जाओगे? लेकिन जाके देखो उनके यहां लाइन लगी होती है और गली वालों को पूछ नहीं रहा होता। और आपने देखा हो गीतांजलि सैलून और पता नहीं कौन कौन से सैलून है मॉल वाले में खास तौर पे, कोई बेवकूफ नहीं है बेटा। लोगों को एक्सपीरियंस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, खुशी चाहिए। जिस व्यापार में खुशी उसी व्यापार में पैसा। तो आप भी अपने शेयर होल्डर को हैप्पीनेस देंगे, बढ़िया वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देंगे, और मैं आपको बढ़िया वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए तैयार करूंगा।
मैं आपका कोच राहुल द्रविड़। वर्ल्ड कप जीतना है हमें, ठीक है? जीतना है या फिर सेमीफाइनल में हार के बाहर चल जाना है? आ जाओ। तो शुरू करते हैं बेटा फ्रेमवर्क। क्या कहता है ये? देखिए, फॉर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। गाइडलाइंस, इसको कई बार आपने सुना होगा प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल हैज टू बी फॉलोड, ऐसे नहीं बोलते हैं कि नहीं सब ठीक होगा लेकिन प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ। तो गाइडलाइंस आर इशूड बाई ICAI, कि भाई करना कैसे है। इट इज नोन एज, बताइए इसको क्या बोलते हैं? फ्रेमवर्क। बताइए, फ्रेमवर्क ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। छोटी सी बात है, हमारे पुराने जमाने में लड़की से पूछा करते थे, तो लड़के वाले जाते थे, खासतौर पर ससुर और बाकी लोग जाते थे, तो लड़की का इंटरव्यू छोटा मोटा होता था गांव में। उसमें एक बड़ा फेमस क्वेश्चन होता था, बेटा भिंडी की सब्जी कैसे बनती है? यहां मैं पूछूं? चलिए मान लीजिए बेटा आप लड़के वाले हम लोग आए हुए हैं, ठीक है, और आपसे पूछ रहे हैं कि बेटा भिंडी की सब्जी कैसे बनती है, बताए तो कोई। बेटा तुम बताओ साक्षी। चलो भाई, साक्षी का इंटरव्यू हो रहा है शादी के लिए। नहीं नहीं, शुरू से शुरू करो, भिंडी खरीदने से शुरू करो। ठीक है, खरीद के लाएंगे, फिर क्या करेंगे? धुलेंगे, है ना, काट के बाहर कर देंगे। बैठ जाइए, आप पास हो गए, आपकी शादी हो जाएगी। अब देखिए, कई सारी ऐसी सब्जियां होती हैं जो पहले कटती हैं फिर धुलती हैं, जैसे गोभी। गोभी को पहले लोग काटते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, फिर साफ करते हैं। भिंडी के साथ उल्टा है, भिंडी को पहले साफ किया जाता है, बाद में काटा जाता है। यही आपने बोला, इसलिए मैंने कहा ओके। अगर आपने बोला होता काटेंगे फिर धोएंगे, तो फिर फेल। क्योंकि काटने के बाद ना उसके अंदर स्पेस होता है और उसके अंदर चिपचिपा सा पदार्थ होता है, वो पानी एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर वो सब्जी नहीं बनेगी, हलवा बनेगी। कि भिंडी को काट के धो के तब सब्जी बना के देखना। तो देखा आपने, मतलब बात मजाक की लग रही है, लेकिन कितनी इंपॉर्टेंट बात है। काटना धोना अलग बात है, धो के काटना अलग बात है। यही प्रोटोकॉल है बेटा, मैं एग्जांपल देना चाह रहा था। तो कौन सी चीज कब करनी है, कौन सी चीज कब करनी है, यही बताता है। बताओ कौन? फ्रेमवर्क। कैसे करनी है, आइए शुरू करते हैं। पर्पज क्या है इसका? पर्पज ऑफ फ्रेमवर्क। क्यों है ऐसा? देखिए, इसका सबसे मेन मकसद है यूनिफॉर्मिटी इन रेगुलेशन।
इसी में असिस्ट करना सबसे मेन काम है। और अब जानते हैं यूनिफॉर्मिटी इन रेगुलेशन हो तो सबको फायदा है। अकाउंटेंट को अकाउंटिंग करने में आसानी होगी, समझने वाले को समझने में आसानी होगी, ऑडिटर को अपना ओपिनियन फॉर्म करने में आसानी होगी, क्योंकि सब लोगों का एक ही तरह से काम होगा। एक ही तरह से काम हो तो हर आदमी कर सकता है। जैसे एग्जांपल मैं दे सकता हूं, बहुत बढ़िया। देखो, अगर किसी को नहीं भी पढ़ने आता है ना, तो भी वो कहीं बोर्ड पे लिखा हुआ बता देगा पेप्सी लिखा हुआ है, नहीं पढ़ने वाला ही बता देगा। सोचिए कैसे। वो बार बार देखता है कि टीवी पे पेप्सी आता है, और मतलब फोटो एक आता है, ऐसा कोई लाल पीला लिखा होता है और पीछे से कोई बोल रहा होता है पेप्सी पेप्सी, तो रोड पे चलते बता देगा वो पेप्सी का बोर्ड है। हालांकि उसको नहीं आता पी ई पढ़ने नहीं आता, लेकिन बता जरूर देगा। क्यों बता देगा? बार बार देख के, बार बार देख के, बार बार देख के, बार बार देख के। इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा, कोई हिट पिक्चर में अगर छोटा सा रोल भी किया होता है तो उस कलाकार का करियर क्लिक कर जाता है, और फ्लॉप पिक्चर में बहुत बढ़िया किसी ने एक्टिंग किया हो तब भी नहीं चलता। कारण बताइए। हाँ, हिट पिक्चर बहुत लोग देखते हैं, करोड़ों लोग। अब करोड़ों लोग देखते हैं तो करोड़ों लोग ने उसका फेस पहचान लिया, गौर से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। और वैसे फ्लॉप पिक्चर बहुत ही अच्छी है लेकिन किसी ने देखा ही नहीं। जंगल में नाचा मोर किसने देखा? तो फिर उसके करियर नहीं बन पाता। पिक्चर का हिट होना बहुत जरूरी है। विक्की कौशल, इसने भी बहुत पहले बहुत सारे रोल किए थे। मसान पिक्चर में लोग बताते हैं इसका बहुत अच्छा रोल है, बहुत ही बढ़िया रोल है। उसी में डाला कि भाई ये दुख का नहीं खत्म होता, लेकिन किसी ने देखा ही नहीं। बहुत हुआ तो रील देखा, भाई ये दुख का नहीं खत्म होता। उरी इसका हिट हो गया, और देखो कैटरीना कैफ मिल गई एक पिक्चर हिट होने से। आज की तारीख में ए लिस्टर है वो। इसीलिए लोग बताते हैं कि पिक्चर का हिट होना जरूरी है। वही बात यहां भी है कि चीज अगर स्टैंडर्ड हो जाए सबको आसानी होती है, सब लोग बढ़िया से काम कर लेते हैं। यही इसका सबसे मेन काम है, पर्पज इसका यही है। इसका स्टेटस क्या है? और स्कोप क्या है? देखिए, फ्रेमवर्क जो है ना, अप्लाई होता है टू गैप। जितने भी गैप है ना, उन सबके ऊपर अप्लाई होता है, और सारे एक्सटर्नल यूजर के लिए ये होता है। ये अप्लाई होता है स्पेशल पर्पज रिपोर्टिंग। ये उसके ऊपर भी होता है, लेकिन ये ओवरराइड नहीं करता अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यानी कि कभी अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और गैप क्या बोलते हैं फ्रेमवर्क में लड़ाई हो जाए तो किसकी बात मानी जाएगी? तो एस प्रिवेल करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप हैं, बड़े भैया हैं, दोनों एक ही बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों में लड़ाई हो गई। बड़े भैया बोल रहे हैं ये होगा, आप कह रहे हैं ये होगा, तो बताओ किसकी बात चलेगी? है कि नहीं? मां आपको डांटेगी, चुप रहा, बड़ा है वो। तो एज जो है बड़े भैया है, फ्रेमवर्क छोटे भैया है। एज ज्यादा वाटर टाइट है, इसमें थोड़ा सा लूजनेस है। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। स्पेशल रिपोर्ट कोई ऐसी हो जैसे टैक्स पर्पज के लिए, या कोई भी एक्सटर्नल वो यूजर को आप दे रहे हैं जो गैप के अंदर नहीं भी है, तो भी उसके ऊपर लागू होगा। अब फ्रेमवर्क कहता है कि भाई क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स क्या होनी चाहिए? क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसी की मैं आपसे बात कर रहा था।
ये कहता है कि सबसे पहली बात जो होनी चाहिए ना बेटा, वो होनी चाहिए रिलेवेंस। देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे आपको आपका सिलेबस पढ़ाना चाहिए कि इधर उधर की बातें करनी चाहिए। मोदी जी कैसे हारे, फलाना कैसे जीत गया, रोहित शर्मा ने कैसे वर्ल्ड कप जीता, ये मुझे पढ़ाना चाहिए, इसकी चर्चा यहां करनी चाहिए। या फिर अकाउंट की चर्चा करनी चाहिए। क्लास अकाउंट की तो अकाउंट की होनी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात होनी चाहिए। अच्छा उसमें मैं फाउंडेशन एक कोर्स पढ़ाने लगूं, वो ठीक रहेगा? या फाइनल का अपना ज्ञान छांटने लगूं जबरदस्ती, देखो मुझे कितना आता है, वो ठीक रहेगा? या जो आपके सिलेबस में वो ठीक रहेगा? भाई देखो पहले सिलेबस की बात हो जाए, फिर उसके बाद इधर उधर की बात भी होगी। तो मैं अभी आपको जो फ्रेमवर्क पढ़ा रहा हूं, ये रिलेवेंट पढ़ा रहा हूं या नहीं पढ़ा रहा? बताइए, ये जो फ्रेमवर्क की चर्चा हो रही है, ये रिलेवेंट चीजें बता रहा हूं या नहीं बता रहा? आपका सिलेबस में है, इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो इसके अंदर जो भी है सब बताना मेरी ड्यूटी है। ठीक बात है कि नहीं? यही बेटा आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी देना है। आप सब जानते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, बताए कोई? कंपनी के कार्यकलापों को रिपोर्ट करने का नाम ही तो अकाउंटिंग है। कई लोग इसको बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। पता है आजकल अकाउंट का नाम बदल गया है, अकाउंट को एक दूसरे शब्द से बोलते हैं लोग। बोले कौन सा शब्द है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इनफैक्ट सीए फाइनल के पेपर का नाम पता आपको क्या है? सीए फाइनल में जो अकाउंट का पेपर उसका नाम क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्योंकि हम फिनांस ही तो रिपोर्ट कर रहे होते हैं। किसको कर रहे होते हैं? बहुत सारे यूजर होते हैं। 2-4 यूजर के नाम बताए कोई, फाउंडेशन में पढ़ा होगा तो बोलो भाई वाले। गवर्नमेंट, शेयर होल्डर, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, लोन देने वाले, इंप्लॉइज, यही होते हैं। वो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बड़े ध्यान से देखते हैं। उसमें क्या होना चाहिए? भाई क्या होनी चाहिए? आपका भतीजा 3 साल का है, उसको गिफ्ट में क्रिकेट बैट दे रहे हैं बहुत बड़ा, जो उसके साइज से भी बड़ा है। क्या उसके काम आएगा वो? अरे उसको तो अभी जूते दो जो पहनने पे लाइट मारते हो या आवाज करे चू चू, जिसे वो पहन के पूरे घर में दौड़े और एकदम अपने आप में खुश रहे, अरे वाह मजा आ गया, चाचू ने अच्छा गिफ्ट दिया है। तो देखो भतीजे को आप ये दो तो समझ में आता है। भतीजे को बहुत बड़ा बैट आपने दे दिया, बैडमिंटन दे दिया। अरे बैडमिंटन 5-10 साल बाद खेलेगा, अभी उसके किस काम का है वो? तब तक तो खराब हो जाएगा वो। ठीक बात है कि नहीं? तो भतीजे का गिफ्ट क्या होना चाहिए? रिलेवेंट होना चाहिए। अब आपका मान लीजिए बर्थडे है और मामा ने आपको पार्ले जी बिस्किट लाके दे दिया। आप बोलोगे मामा दोबारा आना मत हमारे घर पे, समझा? पागल बना रहा है। अरे मामा हो, आईफोन ले आके दो यार, कुछ इस तरह के काम करो ताकि तुम्हारा नाम भी लें हम। तो अब आपके लिए वो पार्ले जी बिस्किट रिलेवेंट नहीं है, उस बच्चे के लिए रिलेवेंट था। आपके लिए क्रिकेट बैट रिलेवेंट है, उसके लिए नहीं था। तो जब इंफॉर्मेशन आप डाल रहे हो ना, तो बेटा बहुत इंफॉर्मेशन है, कौन सी इंफॉर्मेशन डालें और ना डालें उसका पैरामीटर क्या होना चाहिए? रिलेवेंसी। कि क्या ये इंफॉर्मेशन हमारे शेयर होल्डर, हमारे लोन प्रोवाइडर, हमारे क्रेडिटर्स के काम की है? ये उतना फर्क नहीं पड़ता। बेकार रिपोर्टिंग भी अच्छी बात नहीं है। आप कुछ टीवी सीरियल देखिए, पता नहीं साले क्या दिखाते रहते हैं दिन भर, और लोग भी देखते रहते हैं, फुर्सत में है लोग, वो कुछ भी दिखाते रहते हैं कि यहाँ गड्ढा है, उसमें एक बच्चा गिर गया जिसका नाम राजा है, और 3 दिन वही हो रहा है कि ड्रिल किया जा रहा है राजा को बाहर निकालने के लिए। अरे हमें क्या मतलब है यार, मैं दिल्ली में बैठा हूं, वो गड्ढे में कहां गिर गया, हो सकता है साले रिपोर्टर ने खुद गिरा दिया हो, ताकि 2-3 दिन हम इसकी रिपोर्टिंग कर सकें। आपको हमको मतलब है? हमको आपको इस बात से मतलब है कि हमारे देश का इकोनॉमी कैसे जा रहा है। हमको आपको मतलब है कोई स्पोर्ट्स की न्यूज जिसमें हमें इंटरेस्ट है उसके बारे में बताया जाए, कोई पॉलिटिकल एनालिसिस करी जाए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
हमें क्या मतलब है कि कौन सी गड्ढे में कौन सी मछली मरी पड़ी हुई है, वहां 4 कछुए पाए गए। अभी तो तालाब है तो कछुए ही होंगे और क्या होंगे, या तो तालाब के अंदर होंगे या बाहर होंगे। इसमें क्या देखने वाली चीज है हमारा? दिल्ली में बैठ के बताए केरला का मौसम कैसा है, हम क्या कर रहे हैं केरला के मौसम का? तो दिल्ली का थोड़ा बताओ कि गर्मी है बरसात है क्या है, तो बात समझ भी आती है। हम केरला के मौसम का क्या कर लेंगे भाई? केरला वाले को बता रहे दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ रही है, वो क्या करेगा बेचारा? आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, वरना रिपोर्टिंग तो मैं यहां बैठ के बकवास करता रहा हूं 10 दिन, जिसका कोई मतलब नहीं सिलेबस से, आप भी बोलोगे क्या है यार फालतू में फंस गए। तो बेटा याद रखो, जो स्टेटमेंट बनाओ कचरा मत डालो, काम की जो चीजें हैं ना बेटा बस वही डालो, ताकि जब यूजर के पास ये स्टेटमेंट पहुंचे ना तो उसको वो क्या कर सके, यूज कर सके, उसका वो बेनिफिट उठा सके। ये बात याद रखो, रिलेवेंसी इज द कोर रिक्वायरमेंट ऑफ एनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक बात है कि नहीं? रिलेवेंसी बहुत जरूरी है। जैसे बच्चे का रिजल्ट आया फाउंडेशन का, पापा जी पूछ रहे हैं बेटा क्या हुआ रिजल्ट? अरे पापा वो पप्पू ना वो फेल हो गया। अरे तुम अपना बताओ। अरे पापा रोहित ना फेल हो गया। अरे पापा वो मिश्रा जी का बेटा था ना वो भी फेल हो गया। आप अपना नहीं बता रहे हो, पूरे मोहल्ले का बता रहे हो। फिर पापा ने एकदम ठोक के पूछा कि अपना बताता कि लगाऊं एक? अरे पापा जब इतने फेल हो रहे हैं तो है कि नहीं, मैं कौन सा है अलग हूं मैं भी। तो पापा का किसमें इंटरेस्ट है? पप्पू में, रोहित में, शर्मा जी के बेटे में, मिश्रा जी की बेटी में, या आप में? आप में इंटरेस्टेड हूं। क्या मतलब है पूरी दुनिया से? अगर आप पास तो पूरी दुनिया पास पापा के लिए, आप फेल तो पूरी दुनिया फेल। मेरा भतीजा परसों पास हुआ ना, रैंक तो नहीं आई उसकी, लेकिन बहुत ग्रुप पास हुए, तीनों दोस्त पास हो गए बहुत ग्रुप। तो उसके पिताजी की किताब की दुकान है यहां पे, तो जाहिर है बहुत ज्यादा कमाई तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। पता है उसकी मम्मी इतने बड़े बड़े डब्बे लेके तुरंत मतलब आधे घंटे के अंदर हमारे घर पे थी, और उसके पापा ने अपने पापा को, जो बिहार में गांव है वहां पैसे डाल दिए तुरंत कि भाई गांव भर को मिठाई खिलाओ। यानी कि हमारे मामा जी, तो मामा जी वहां गांव में रहते हैं, वो पूरे मोहल्ले को मतलब पूरे गांव को घूम घूम कर रसगुल्ले खिला रहे थे। ये होती है हैप्पीनेस। जबकि वो पापा की किताब की दुकान है और कॉमर्स की किताब की दुकान ही है, उसकी दुकान से पढ़े हुए बच्चे, किताब खरीद के पढ़े हुए बच्चे पिछले 20 साल में 20-25 हजार तो होंगे ही, लेकिन उसमें उतनी उनको खुशी नहीं हुई होगी। बच्चे आके बताते भी होंगे कि हम पास हो गए, और वो पहचान भी लेते होंगे आप हमसे किताब खरीद के गए थे, तो उसमें थोड़ी सी खुशी होती होगी। लेकिन जब अपना बच्चा पास हुआ तो पूरे मोहल्ले ने मिठाई खाया। यही तो रिलेवेंसी है कि यूजर को अपने काम की इंफॉर्मेशन से मतलब है, मुझे दुनिया जहान की इंफॉर्मेशन से क्या लेना देना है। आई हैव टू बी रिलेवेंट, ना फालतू चीज हो और ना काम की छूटे। आपको याद होगा मेटलिटी इसीलिए तो था। अभी आते हैं नंबर 2, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? विंडो ड्रेसिंग कर दें, कुछ का कुछ दिखा दें, जैसी सिचुएशन उसे बढ़िया दिखा दें, जैसी सिचुएशन उसे खराब दिखा दें, चीजों को छुपा लें, चीजों को बढ़ा चढ़ा के बोल दें, या ट्रू एंड फेयर बोलें? अरे मैं अपना गाढ़े मेहनत की कमाई आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दम पे लगा रहा हूं और आप मुझे कुछ भी बता दे रहे हो। ऐसे कैसे चलेगा? मैं तो धोखा खा जाऊंगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, मिसलीडिंग हो जाएगी। और ऐसा कितनी बार कर लोगे मेरे साथ धोखा? इसलिए देखो अकाउंटेंट को निष्पक्ष होना चाहिए। मैनेजमेंट क्या चाहती है? आई डोंट केयर। शेयर होल्डर क्या चाहते हैं? आई डोंट केयर। जो है जज की तरह होना चाहिए, वही होना चाहिए। हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम चीजें छुपाएंगे नहीं,
हम चीजों को बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाएंगे। यही बढ़ा चढ़ा के दिखाना, कम दिखाना, यही तो कहलाता है बेटा विंडो ड्रेसिंग। हमें नहीं करना। हमें ट्रू एंड फेयर पॉइंट ऑफ व्यू बताना है, जो है वही चीज होनी चाहिए। और याद रहे, ट्रू एंड फेयर हो ही नहीं सकता जब तक कि इसमें जो इंफॉर्मेशन हो वो रिलायबल हो ना हो। ठीक है। अंडरस्टैंडेबिलिटी, देखिए आपने कभी डॉक्टर के बीच में बात होते हुए सुना है, या डॉक्टर कंपाउंडर के बीच में बात होते हुए? वैसे बोलेंगे इसका सीपीटी चेक करो, इसका एसजीपीटी चेक करो, तो इसका मतलब वो अलग ही टेक्निकल लैंग्वेज बोलते हैं, और वो चेक करके लिख भी ऐसे देंगे 32, 35, 203, 201। आपको कुछ समझ में आता है वो? कभी किसी ने ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट देखी है किसी की, या अपनी उसमें जो टर्म होते हैं, कितने टर्म से आप वाकिफ होते हैं? हाँ, यही एक दो आता होगा। इसके अलावा जो उसमें और 1000 बातें लिखी होती हैं, समझ में आता है वहां? मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और हीमोग्लोबिन, इसको छोड़ के बताओ, इसको छोड़ के जो और चीजें लिखी होती है, आता है समझ में? अच्छा, उसमें भी हीमोग्लोबिन 8 है तो क्या मतलब है, समझ में आता है? 12 है तो क्या मतलब समझ में आता है? देखो वो टेक्निकल है, और हमें समझने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर उसको देख लेता है, कंपाउंडर समझ लेता है, और उसके हिसाब से दवा आपको दे दी जाती है। अब दवा खाने पे ध्यान दो, रिपोर्ट पढ़ना आपका काम नहीं है। लेकिन हमारे जो बैलेंस शीट है पीएलओ कौन पढ़ता है? हर एक इन्वेस्टर, हर एक इन्वेस्टर। अब हम हाई टेक्निकल टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करें और एक अजीब सा स्टेटमेंट बना दे जो केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट ही समझे, क्या वो अपने पर्पज को, मकसद को सॉल्व कर पाएगा? तो देखो, हम ये नहीं कहते कि आप एकदम कॉमन लेमैन के लैंग्वेज में रिपोर्ट करो। लेमैन के लैंग्वेज में तो रिपोर्ट नहीं हो सकता, फिर वो ठीक नहीं होगा। लेकिन ऐसी तो करो जो कम से कम कॉमन सेंस का जो आदमी हो, जो व्यापार समझता हो, वो थोड़ा बहुत समझ सके। और एक जैसा करोगे तो धीरे धीरे समझ ही लेगा। ठीक कह रहे हैं कि नहीं? आइए नंबर 5, कंपैरेबिलिटी। कैसा होना चाहिए स्टेटमेंट? जो 2022 को 23 से, 23 को 24 से कंपेयर करने में आसानी दे या नहीं दे? आसानी दे। ये आसानी कब होगी? ठीक बात है। आ जाओ इस पे, देखो थ्योरी का क्वेश्चन आया हुआ है, जरा ध्यान दो। अब तो नहीं आएगा थ्योरी का क्वेश्चन, लेकिन पीछे आया हुआ है। अब इसलिए नहीं आया कि अब तुम, अब ऑब्जेक्टिव आ गया, बट पीछे आया हुआ मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो, 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। अब चांसेस कम है। वन ऑफ द कैरेक्टर इज इन न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी का मतलब होता है किसी की तरफ से नहीं बोलना, न्यूट्रल होना। क्या आप एग्री हैं? आप एग्री हैं इस बात से? जी हां, बहुत ही जरूरी बात है ये। ठीक बात है कि नहीं? व्हाट आर द करेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्वालिटिव कैरेक्टर? कर पाएंगे? 4-5 लिख पाएंगे? 4 ही 5 बताया मैंने, है तो बहुत ज्यादा, मैंने 4 ही 5 बताया है। चलिए नेक्स्ट, फिर से बताने की जरूरत है बेटा कि 3 फंडामेंटल एजम्पशन है। कौन कौन से? गोइंग कंसर्न, एक्रूवल और कंसिस्टेंसी। अभी भी पढ़ा तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस पे क्वेश्चन है। आइए पढ़ाते हैं। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन जिसमें सबसे पहला मैं आपके सामने लिख रहा हूं गोइंग कंसर्न। मैंने कहा था ना, बैलेंस शीट बनाने में, पीएल बनाने में इसका बहुत बड़ा रोल है। ये क्या कहता है? ये कहता है बिजनेस विल कंटिन्यू। कब तक बेटा? फॉर एवर। फॉर एवर? अरे नहीं यार, फॉर एवर दुनिया में क्या है? फोरसीएबल फ्यूचर। फोरसीएबल मतलब जहां तक मैं देख पाता हूं। फॉर एवर तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। फोरसीएबल फ्यूचर।
ठीक है बेटा जी, फॉर फोर्सिएबल फ्यूचर। देखो मैंने कल परसों एग्जांपल दिया था, टॉपर्स का बैलेंस शीट बन रहा है 31/3/2024 का। तो हम ये देखना है कि टॉपर्स को भी और चलेगा क्या। आप कहेंगे सर क्यों देखना है, कि बेटा अगर चलेगा ना, गोइंग कंसर्न है ना, तो हमारे यहां कुछ फिक्स्ड एसेट होगी, कुछ करंट एसेट होगी। बताओ बेंच को क्या माने, जिस बेंच पे आप बैठे हो। क्यों फिक्स्ड एसेट बेटा, क्योंकि अभी आप पढ़ेंगे, फिर सितंबर बैच के बच्चे भी आएंगे, वो तो जल्दी आ जाएंगे अब 2-3 महीने में ही, फिर शायद जनवरी बैच के बच्चे भी आएंगे, फिर अगले बार फिर मई के आएंगे, और अभी 2-4 साल चलेगा। ठीक बात है। अच्छा किताबें हैं टॉपर्स में, कुछ असाइनमेंट है 200-400 पीस, बताइए क्या है वो। नोट्स हैं, नोट्स है, बताइए क्या है वो। क्यों, वो तो 2-3 महीने में खत्म, अभी हो सकता है कि अभी खत्म हो जाए अगस्त में। तो ये डिवीजन में कैसे कर रहा हूं कि कोई चीज ज्यादा दिन चलेगी, कोई चीज कम दिन चलेगी, ये कंज्यूम हो जाएगा, ये यूज होगा। ये एसी बताओ, ठीक है, लेकिन विवेक की फीस आनी है, वो बताओ क्या है वो। करंट एसेट है, लॉन्ग टर्म। आप कितने दिन में फीस दोगे, 2-4 साल में दे ही दोगे। सीए बनने के बाद 8-8 साल में, जब आपका जॉब अब लग जाएगा तो फीस दे ही दोगे। मजाक नहीं, अभी देना है, ठीक है कि नहीं। अब अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में देना है, सुना आपने ठीक से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर, 1 साल के अंदर है, वो कहां दिखाऊंगा मैं, करंट एसेट में, और जो नहीं है वो बताओ, वो लॉन्ग टर्म एसेट में। गेटिंग माई पॉइंट। ये डिवीजन में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि गोइंग कंसर्न है। आ जाओ, मान लो गोइंग कंसर्न नहीं है, टॉपर्स आपका बैच जनवरी में खत्म करा के बंद होगा। मैंने कहा था, मेरी मन में इच्छा है मैं गोवा में रिसोर्ट खोलूं, एकदम योगा रिसोर्ट इन गोवा, ऋषिकेश नहीं, ऋषिकेश में बहुत रिसोर्ट हो गया है। तो मैं टॉपर्स को बेच दूंगा बेटा जनवरी फरवरी में। तो बेचूंगा तो ये एसी भी बेचूंगा, या इसको लेके जाऊंगा, बेचूंगा, ये बेंच भी बेचूंगा, कोई कोचिंग वाला खरीद लेगा, ये कैमरा कंप्यूटर सब बेचूंगा। बताइए अब मेरे लिए फिक्स एसेट क्या है, कुछ भी नहीं है। सब बताइए क्या है। अभी मैं इसका डिप्शन चार्ज कर रहा हूं, 10 साल चलेगा, डिवाइड बाई 1/10, तब मैं डिप नहीं चार्ज करूंगा, मैं इसको एनआरवी पे दिखाऊंगा। कितना बिकने की उम्मीद है, 5 लाख का खरीदा था मैंने, हाँ 1 लाख, देखो दाम भी लगा दिए, 1 लाख में दे दो सर मुझे, ठीक बात है कि नहीं। 1 लाख। बेंच कितने में ले लोगे बेटा, एक 10 रुपए का। ये कंप्यूटर है कि नहीं, पंखा, ये कैमरा, ये छोटा सा पंखा, वो टीवी का लगा दो, टीवी तो अब काम का है, 12 रुपए, देख लो, ठीक है कि नहीं। हो सकता है 20-25 हजार का टीवी हो, लेकिन 10-12 रुपए लग रहे हैं। अब यही होना है, बंद होने में क्या ही दाम होगा, समझ रहे हैं आप। तो मुझे उसी पे दिखानी पड़ेगी, बाकी सब लॉस है। तो सुना आपने, गोइंग कंसर्न अजम्पशन हेल्प्स अस इन क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। मान लो मैंने 10 साल का लोन लिया है, मान लो मैंने 10 साल का लोन लिया है, तो देख बेटा अगर 10 साल का लोन लिया है तो 1 साल की इंस्टॉलमेंट दिखाएंगे करंट लायबिलिटी में, 9 साल की इंस्टॉलमेंट दिखाएंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, यस और नो। लेकिन अगले साल जनवरी में बंद होना है, तब बताओ। अरे कोई सच में मत समझ लेना बंद होने वाला है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। हाँ बोलो। सब करंट लायबिलिटी जब मैं बंद करके जाऊंगा गोवा, तो बैंक वाला मुझे जाने देगा, बोलेगा पहले पैसे निकालो, फिर ट्रेन पे बैठना है, बस में बैठना है, या हवाई जहाज पे, भागना नहीं है। यानी कि ये सब मैं जब बेचूंगा तो बैंक वाले को तुरंत पेमेंट करना पड़ेगा, फिर बैंक वाला 10 साल का लोन नहीं देगा। बैंक वाला 10 साल का लोन किस बात के लिए दिया है, कि अब चलाओगे, चला के इतनी कमाई होगी आपकी कि आराम से हमें लोन चुका दोगे। लेकिन जब बेच ही रहे हो तो क्या ही कमाओगे, फिर तो हमें देते ही जाओ। इसका मतलब कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी नहीं होगी। याद रहेगा बच्चों को, हमारा एकदम
इनकम एक्सपेंस एसेट लायबिलिटी को देखने का नजरिया ही क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। कभी तक आपने जितने भी पीएल बैलेंस शीट पढ़े हैं ना बेटा, वो गोइंग कंसर्न पे पढ़े हैं। मैं आपको आज क्वेश्चन कराऊंगा कौन से बेसिस पे, जब गोइंग कंसर्न ना हो। तो एक क्वेश्चन मैं लेता हूं जिसको मैं अभी तक जैसे आपने पढ़ा है वैसे पहले आप बनाइए, फिर मैं बनाऊंगा कि अगर गोइंग कंसर्न ना हो तो क्या होगा। रेडी हैं? आइए, क्वेश्चन नंबर है आज का पहला 7.1। आप थोड़ा बोर हो गए थे, अब आपको वापस लाया जाए आपकी दुनिया में। पढ़िए। ये बेटा जी बैलेंस शीट है, देख रहे हो क्या, दिखा आपको? दिस इज द बैलेंस शीट, देख लो एक बार, कोई बड़ी बात नहीं है। डिफर्ड कॉस्ट वगैरह है कुछ। पढ़ूं अब आगे। रिमेनिंग लाइफ ऑफ पीपी 5 साल है। पैटर्न ऑफ यूज इज इवन। जब इवन होता है तो कैसा डिप्शन होना चाहिए, एसएलएम। वैसे आज की तारीख में एनआर भी 60,000 है। ट्रेडर परचेज सेल अब की बार का इतना है। कॉस्ट और एनआरवी ऑफ स्टॉक भी दे रखा है आपके लिए। एक्सपेंसेज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन इतना है, टोटल वैसे ये है। डिफर्ड कॉस्ट एमोटाइज 4 साल में, 4 साल में डिफर्ड कॉस्ट को हम एमोटाइज करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल ये है 2000 डाउटफुल है। कलेक्शन ऑफ अदर 4000 इस बात पर डिपेंड करता है कि रीइंस्टॉलेशन ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट सप्लाई टू द कस्टमर। कस्टमर को देते रहोगे तो पैसा देगा, वरना मार लेता, आपको पता होगा। ट्रेड पेबल ये है 5% डिस्काउंट पे सेटल होगा। कैश बैलेंस ये है। अर्ली रीपेमेंट पेनाल्टी करोगे, लोन को जल्दी पे करोगे तो पेनाल्टी लगती है, पता आपको ये बात, वो ये है। पीएल अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। एज्यूमिंग गोइंग कंसर्न है और एज्यूमिंग गोइंग कंसर्न नहीं है तो भी बनाना है और नहीं है तो भी बनाना है। शुरू करें बेटा। पहले तो आप ये बनाओ, ये वो है जिसको बोलते हैं ना आम जिंदगी। हाँ, ये मैं बताऊंगा मिनटॉस जिंदगी। मैं मौका दूं या मैं ही शुरू हो जाऊं? बनाना ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट है। देखते हैं आपने फाउंडेशन में कितना पढ़ा था। ट्रेडिंग पीएल बनाइए, फिर हम आपसे बातें करेंगे। बनाइए आप, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेडिंग एंड पीएल भी बना सकते हैं, सीधे पीएल बना सकते हैं। हम सीधे ही पीएल बना लेते हैं। बना दिए तो अच्छी बात है। एज्यूमिंग गोइंग कंसर्न। इकतीस 3/2012। अगर बुक ना हो तो थोड़ा शेयर कर लो बेटा, आगे पीछे बैठ जाओ ना, बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ, आगे पीछे बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ बेटा। अच्छा, बुक कहीं बैठ जाओ ना, आराम से बैठ जाओ, यहां बैठ जाओ, क्या दिक्कत है। थोड़ा शेयर कर लो, जिनको बुक ना हो प्लीज शेयर कर लो। आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ ना, अगर ना हो बुक आपके पास तो है। आप लोग पास है बेटा? ठीक है। हार्ड कॉपी ना, क्लास तो ऑनलाइन भी चलेगी, लेकिन बुक बेटा हार्ड कॉपी रखना। हार्ड कॉपी बुक ना एसेस करना आसान होता है, कोई भी पन्ने पे जाना आसान होता है, आंखों पे जोर नहीं पड़ता। हार्ड कॉपी आप उसमें कुछ बढ़िया से लिख सकते हैं, इसीलिए किताब तो हार्ड कॉपी रखो। क्लास चाहे ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, जैसे भी करो। अगर आप में सही में डिसिप्लिन है तो ऑनलाइन क्लास ज्यादा बेहतर है फेस टू फेस से। और थोड़ा दिमाग हिलता डुलता है तो फेस टू फेस आइए ताकि टीचर डांटता रहे और आप पढ़ते रहें। चलिए, ओपनिंग स्टॉक दे दिया,
लिख लें 30,000। देखो तो बेटा कहीं क्लोजिंग स्टॉक या परचेज दिया हो 4 लाख, सेल्स दिया हो, क्लोजिंग स्टॉक दिया हो, और कॉस्ट प्लेन है, याद है ना, कॉस्ट और एनआरबी विच वही लोअर, हायर नहीं, एक्सपेंस ही ले लो। एक्सपेंस में इंटरेस्ट शामिल है, हमें कोई मतलब नहीं, एक्सपेंस तो एक्सपेंस है। आप चाहो तो इंटरेस्ट अलग से दिखा दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिफर्ड कॉस्ट को एमोटाइज करना, आपने सुना होगा कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो ओवर द पीरियड राइट ऑफ होते हैं, थोड़ा थोड़ा करके, ठीक बात है। डिफर्ड कॉस्ट, जैसे आप बड़ा सा बिस्किट खरीदते हैं डब्बा, तो थोड़ा थोड़ा खाते हैं आप, है कि नहीं। बड़ा सा चॉकलेट थोड़ा थोड़ा खाते हैं, बाकी फ्रिज में रख देते हैं, बच गया तो फिर आप भी खाते हैं, कोई और खा गया तो अलग बात है। हाँ, डिफर्ड। कितने बार में डिफर करना है उसको, है कितना, तो 10,000 कितना कर लें, 2,500। ट्रेड रिसीवेबल डाउटफुल है, 2,000 है। बाकी वो कलेक्शन 12,000 का जो था, 4,000 का, वो तो हम पे कर ही देंगे। क्रेडिटर्स पे थोड़ा डिस्काउंट होना है, लेकिन आप जानते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेड इनकम को नहीं लेते, तो वो मत लीजिए, आप कर लो, करना चाहो कर लो, आंसर तो सेम ही आएगा। बोला पीएल इसीलिए हमने ऐसे बनाया। आ जाओ, कैश बैलेंस उससे मतलब नहीं है। पेनाल्टी अर्ली, हम अर्ली क्यों पे करेंगे, तो पेनाल्टी किस बात की, अर्ली तो पे करेंगे नहीं हम। तो बताइए प्रॉफिट कितना आया, जी साहब बताइए, ठीक से बोलिए, कितने बच्चों का ही आया है, ये कुछ और है बाकी लोगों का। हाँ, डिप्शन में भूल गया, रियली सॉरी, रियली सॉरी। एसेट है 65 का और 5 साल चलेगा। आप बताइए, हाँ, कौन सी चीज, फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट का रिवैल्यूएशन से हमें क्या लेना देना है, हमें तो 5 साल इस्तेमाल करना है, हमें बेचना थोड़ा ना है, बेचेंगे तब है ना, हमें तो बेचना थोड़ा ना, हमें एसी थोड़ा ना बेचना है। एसी का जो 50,000 25,000 रुपये लगा रहे थे, चलो निकलो, मुझे नहीं बेचना, मेरा कंपनी गोइंग कंसर्न है। गोइंग कंसर्न में क्यों बेचूंगा भाई, हल्के में ले रहे हो। हाँ, जितना आ रहा है बताओ ना, मुझे नहीं पता कितना आ रहा है, ये आ रहा है, ये कौन सा मेथड था, गोइंग कंसर्न। सबको यही आ रहा है, सबने लिख लिया है, किसी को लिखना है। ये थी आम जिंदगी, ये पीएल आप आज नहीं बना रहे, आप पिछले 2-3 साल से पढ़ रहे हैं, 11 12 फाउंडेशन, हाँ करते हैं, तो ये वो पीएल था। चलो इसका बैलेंस शीट भी खींच लो भाई, क्या दिक्कत है, पेनाल्टी कहीं नहीं जाएगा, मैं तो जल्दी पेमेंट करूंगा नहीं, तो जब मैं अपना बिजनेस चलाऊंगा तो जल्दी पेमेंट क्यों करूंगा, और जल्दी पेमेंट नहीं करूंगा तो पेनाल्टी का क्या करना है मुझे, पेनाल्टी मेरी चलेगी, पेनाल्टी मेरी लगेगी ही नहीं, वो तो उनकी लगती है जो जल्दी पेमेंट करते हैं। कराऊंगा, 2 मिनट रुक जाइए। अर्ली पेमेंट पे बैंक वाले पेनल्टी लेते हैं, बताता हूं, वो चाहते हैं कि आप लोन रखें, वो चाहते हैं आप लोन रखें, बताइए क्यों, तभी तो इंटरेस्ट मिलेगा, जल्दी दे दोगे तो क्या मिलेगा, 22 है, 22। आ जाओ भाई, पीपी समझते हैं आप लोग, किसको बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट्स को बोलते हैं, ठीक है। स्टॉक क्लोजिंग बताइए कितना था, 32। ट्रेड रिसीवेबल लेस प्रोविजन
मजा आ गया। डिफर्ड कॉस्ट, लेस राइटिंग ऑफ, बैंक बैलेंसिंग फिगर ले लेंगे क्योंकि बैंक कितने दिया हुआ है, बैंक 37,100। कुछ छूटा तो नहीं बेटा? ट्रेड रिसीवेबल कितना? अच्छा मैं भूल गया ना, नए वाला लेना है। यू आर राइट बेटा, मैंने पुराना ही छाप दिया, नए वाला लेना है ना। चलिए आप भी लिखिए। कैपिटल को मत छेड़िए, कैपिटल जो है वही रहने दीजिए क्योंकि पीएल अलग से दिया हुआ है। जोड़िए तो पीएल में प्रॉफिट अब की बार का 19,600। बताइए कितना आएगा? ना ना, पीएल अलग से दिया हुआ ना, चेक करो तो पीएल को पीएल में जोड़ो ना। ना, जैसा है वैसा रहने दो। 44, 10% लोन, जैसा है वैसा रहने दो। ट्रेड पेबल जैसा है वैसा रहने दो। जोड़ो भाई, टैली हो रहा है या नहीं हो रहा? हाँ 51 दोनों तरफ है, तो ये तो है आम जिंदगी जैसा आप दिन रात करते हैं। हाँ बेटा, हाँ हाँ, वो तो दे दिया इंटरेस्ट, शामिल है बेटा उसका इंटरेस्ट। हो गया। अब आइए बी पार्ट पढ़िए कि अगर गोइंग कंसर्न नहीं है, क्या परिस्थिति में चेंज आएगी। मैं सोर्सेस से फिर से क्वेश्चन पढ़ना चाहता हूं। अब हमारा एसेट 5 साल चलेगा ही नहीं, हमारा एसेट इसी साल बिकेगा और उसकी एक ही वैल्यू हो सकती है। बताइए कितना? 60,000। बुक में कितनी है? तो 5,000 का लॉस, डिप्शन जो कह लो। ये तो चलो वही रहेगा, लेकिन अब हमें बेचना है तो हमें कॉस्ट से क्या मतलब? एनआरवी से मतलब है। एक्सपेंस थे तो चलो वही रहेगा। डेफर्ड कॉस्ट अब 4 साल में नहीं राइट ऑफ होगा, 100% इसी साल। अब 4 साल है ही नहीं हमारी लाइफ। ट्रेड रिसीवेबल 2,000 तो खैर डूबेगा ही डूबेगा, 4,000 और डूबेगा क्योंकि सप्लाई तो हम दे नहीं पाएंगे। ट्रेड पेबल 12,000 है, विच लाइकली टू बी सेटल्ड एट 5%। अब क्रेडिटर्स को पे करोगे, नया माल खरीदोगे नहीं तो भैया 5% का डिस्काउंट ही ले लेना। कैश बैलेंस का तो कुछ नहीं करना। अर्ली रीपेमेंट करोगे लोन की तो पेनाल्टी लगेगी। अब क्यों लगेगी सुन लीजिए, इन्होंने तो सुन लिया, बाकी लोग सुन लीजिए। कई बार हमें सुन के ऐसा लगता है लोन को जल्दी दे तो डिस्काउंट मिलेगा। नहीं, लोन को जल्दी दे तो पेनाल्टी लगती है। बताइए क्यों? क्योंकि लोन वाला चाहता है कि अब लोन रखें और हमें इंटरेस्ट दें, चुका देंगे तो क्या ही इंटरेस्ट देंगे, तो इसीलिए वो पेनाल्टी लेते हैं। आपको फिर से पीएल बनाना है, बना पाओगे? आ जाओ। एज्यूमिंग नो गोइंग कंसर्न, ये सब तो यही होगा, यहां चेंज होना है। आप देख लो कितना कर पाते हो, फिर मैं करा दूंगा। करो ना, इसीलिए तो मैं नहीं कुछ कर रहा। एनआरबी बनाओ बेटा। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है, 2 बार तो मैं देख रहा हूं, 5-5 का ही आता है, लेकिन आता है। ये कितना? एनआरबी बताओ, और ये पूरा बताओ, प्रोविजन बताओ। 2 + 4 6,000। डिस्काउंट बताओ, सॉरी डेप्रेसिएशन
पेनाल्टी बताओ, और रिबेट बताओ। मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा, 3 घंटे की आदत है ना, इसीलिए। बोलिए 11,000। अरे 11,400 थोड़ा ना, 600 है ना, 12,100,000 का 5%। पीएल बताओ। दो ही घंटे क्लास है भाई, 3 घंटे की नहीं है। करेंगे 3 घंटे 15 अगस्त के बाद, जब आप मैच्योर हो जाएंगे तब। हो गया? बैलेंस शीट बना लोगे? फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। हम लोग इसमें बात कर रहे थे कि भाई फंडामेंटल एजम्पशन है, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है। कौन सी चीज है भाई? तो एक था गोइंग कंसर्न, एक है एक्रूअल, और एक है कंसिस्टेंसी। तो हम लोगों ने गोइंग कंसर्न अगर हो तो अकाउंटिंग कैसे होती है वो तो हम सब जानते हैं। नाउ तो अकाउंटिंग कैसे होती है हम लोगों ने पढ़ा था, और हमने 7.2, 7.3 और 7.4 आपको कहा था देने के लिए। आपने देखा होगा एग्जाम में 2 बार आया हुआ भी है ना, मतलब एक नहीं बल्कि 2 बार आया हुआ है। ठीक है, चलिए चैतन्य अपनी प्रॉब्लम बताइए बेटा, जो आपने क्वेश्चन करा उसमें कोई दिक्कत हो तो बताएं। अब आगे बढ़ा जाए। अब देखिए अगला पॉइंट है मेजरमेंट, या पहले ये लिख देते हैं एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या एलिमेंट होगा। मैं फिर से कह रहा हूं एकदम बेसिक है, ये 11-12 वाली बातें हैं। डेफर्ड कॉस्ट, डेफर्ड कॉस्ट का मतलब होता है बेटा वो कोई भी खर्च जो थोड़ा थोड़ा करके आगे राइट ऑफ किया जाए, इसको बोलते हैं डेफर्ड कॉस्ट। हालांकि अब पढ़ेंगे हम लोग इस डेफर्ड कॉस्ट बहुत ही कम हो गया है। एलिमेंट में कहा गया कि देखो भाई बेसिकली तो ये होता है एसेट्स होगा, लायबिलिटीज होगा और कैपिटल होगा। ये 3 एलिमेंट हो गए। एसेट्स वो है जो कंपनी के रिसोर्स हैं, लायबिलिटी वो है जो आउटसाइड कंट्रीब्यूशन है, और कैपिटल वो है जो हमारा अपना कंट्रीब्यूशन है। आप एक्टिविटीज करेंगे तो उनसे जो रिसोर्सेज का इनफ्लो होगा उसे बोलेंगे इनकम, और जो रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा उसे क्या बोलेंगे? एक्सपेंसिव। आप सब जानते हैं कि इनका इस्तेमाल करके हम क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट, और इनका इस्तेमाल करके हम क्या बनाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ पीएल, या हम लोग पुराने समय में बोलते थे ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। ठीक है, ये 5 एलिमेंट हैं, सब जानते हैं। इसमें कुछ नया नहीं पढ़ा रहा, बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, कुछ नई चीज हो रही है सिलेबस में है। मेरी ड्यूटी एक बार सबको गो थ्रू कर देना। चैप्टर 1 था ना फाउंडेशन का, याद है किसी को? अब चैप्टर 1 कई बार टीचर भी नहीं पढ़ाते, बच्चे भी ऐसे आ रहे इसमें क्या पढ़ाना है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगर आपको याद हो आपकी बार भी 2-3 क्वेश्चन आए थे जून अटेम्प्ट में। तो उसी तरह से चैप्टर 1-2 है, इनका ब्रॉड सेंस में बहुत इस्तेमाल है। आप ऐसे देखेंगे तो इसमें कुछ भी नहीं है। कौन नहीं जानता है एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस, सारा दिन को पता है। लेकिन ये एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे, ऐसा हमारा फ्रेमवर्क कहता है। अब आइए, अब मेजरमेंट कैसे करें, पहचान तो हो गई। आप सब जानते हैं कि अकाउंट के अंदर हम एक कॉन्सेप्ट लेते हैं मनी मेजरमेंट। क्या है बेटा ये मनी मेजरमेंट? जैसे मान लीजिए आपकी एक दुकान है, उस दुकान में कल 3 शर्ट बिका, 2 पैंट बिका, है ना, 1 साड़ी बिकी। तो अकाउंट के बुक में ऐसे नहीं लिखेंगे 2 शर्ट, 3 पैंट, 1 साड़ी, 2 रुमाल, 4
मफलर, ऐसे नहीं लिखेंगे। इसको बताइए हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, हम मनी में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे तो बड़ा अजीब सा हो जाएगा पीएल हमारा, तो हम इसको मनी में कन्वर्ट कर देंगे कि भाई ये 500 का था, ये 1000 का था, ये 100 का था, मतलब जैसे भी होगा। और हम ऐसे जोड़ के 1500, 2000 और 100 जोड़ना बेटा, 3600, ये हमारी सेल मानी जाएगी। ठीक कह रहे हैं कि नहीं? तो इस तरह से हम अपना काम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि भाई मनी में कैसे कन्वर्ट करें। तो कहा गया कि इसमें जो एसेट्स है ना, पहले उसकी बात करते हैं। इसको हम कई तरह से वैल्यू कर सकते हैं। सबसे पहला वैल्यू होता है, आप सब जानते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट। कोई बताएगा किसे बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट? इतने सारे फाउंडेशन पढ़े हुए बच्चे हैं। एक्विजिशन वैल्यू मतलब दो, थोड़ा सा और बताएं, ये भी टेक्निकल है। हाँ, जिस वैल्यू पे हमने एक्वायर किया था, मतलब चीजों को एक्वायर करने के लिए जो रिसोर्सेज का आउटफ्लो हमें करना पड़ा, चाहे वो कैश हो चाहे कैश इक्विवेलेंट हो, उसी को बोलते हैं हम एक्विजिशन वैल्यू। मान लीजिए आपने एक नया स्कूटर खरीदा, ठीक है, उसके लिए आपने एक पुराना स्कूटर दे दिया और 50,000 रुपए दे दिया, ऐसा होता है ना। नया मोबाइल खरीदा, एक पुराना मोबाइल दे दिया और 50,000 रुपए दे दिए, तो ऐसे में 50,000 रुपए तो कॉस्ट है ही, वो पुराने स्कूटर की जो वैल्यू होगी वो भी आपकी कॉस्ट है, ठीक है ना। तो कैश और काइंड आउटफ्लो फॉर परचेज ऑफ एसेट, और हम लोग जनरली इसी का फॉलो करते हैं। अगर किसी को याद हो, फिक्स्ड एसेट कौन सी वैल्यू पे लिखा जाता है? शुरुआत में इसी वैल्यू पे, फिर बाद में डिप्शन वो अलग बात है, लेकिन शुरुआत में तो इसी वैल्यू पे लिखते हैं। इन्वेंट्री शुरुआत में इसी वैल्यू पे लिखते हैं, इन्वेस्टमेंट शुरुआत में इसी वैल्यू पे लिखते हैं। लायबिलिटीज में भी आप कह सकते हैं इसको कि जो आया वो लायबिलिटीज है, ठीक है। चले आगे, आइए नंबर 2, नंबर 2, नंबर 2 है बेटा करेंट कॉस्ट। करेंट कॉस्ट का मतलब होता है कि देखिए ये बिल्डिंग 2008 में परचेज हुई थी, लेट सपोज 5 करोड़ की, क्या 2024 में भी इतने में मिल जाएगी? अगर हम आज खरीदने जाएं ऐसी बिल्डिंग आसपास में बिल्कुल इसी तरह का, तो क्या 5 में मिलेगा? अगर वो 3 में मिलेगा तो आज इसकी करंट वैल्यू कितनी है? 3। और अगर वो 30 में मिलेगा तो आज इसकी करंट वैल्यू कितनी है? आप जिस मोहल्ले में रहते हैं या जहां भी रहते हैं, आपका शहर कोई तो होगा, गांव जो भी होगा, उस शहर गांव में आपके दादाजी ने जब जमीन खरीदी थी तो कुछ और वैल्यू रही होगी, आज वही वैल्यू है। किसी को है अपने शहर के बारे में, गांव के बारे में आइडिया? क्या आपके गांव में खेतों का दाम या घर का दाम बढ़ा है बेटा पिछले 20 साल में? घर में कभी सुना होगा आपने कि भाई ये खेत तो हमारे दादाजी ने, मतलब जो भी आपके हैं, 2000 रुपए में खरीदा था, अब कितने का है? तो 2 करोड़ का है, चलो 20 लाख का है, ऐसा होगा? शहर में हम लोगों ने जमीन खरीदा था रहने के लिए 10,000 रुपए कट्ठा, ठीक है, 10,000 रुपए कट्ठा हम लोगों ने परचेज किया था, लेकिन अब उसी मोहल्ले में दाम 60 लाख रुपए कट्ठा है। जो जमीन थे वो सब बन गए, तो बिकी बिकाई होती है बात। तो करंट कॉस्ट का मतलब होता है जो आई हैव टू पे एट प्रेजेंट। परचेज द एसेट्स या सिमिलर एसेट कह सकते हैं, आइडेंटिकल एसेट्स एट प्रेजेंट। किसी चीज में बढ़ता है, किसी चीज में घटता है। जैसे एग्जांपल देता हूं, मोबाइल वगैरह टेक्नोलॉजी की चीजें में जनरली पुराना मॉडल का दाम कम हो जाता है। जैसे नया आईफोन निकलता है तो निकलता है भाई 1.25 लाख 1.5 लाख पे, बाद में वो कम होकर 90,000 1 लाख हो जाता है। तो जैसे अब आईफोन 13 पता नहीं मिलता है कि नहीं, लेकिन अगर मिलता होगा तो कम दाम पे मिलेगा। ठीक बात है कि नहीं? मतलब अगर वो रहा होगा शुरू में 20 या 25 पे, तो शायद अब कम होकर 1 लाख या 90,000 पे हो गया होगा। ऐसी बात है क्या? बोल नहीं रहे बच्चे? बस यही है, कैश या काइंड आउटफ्लो रिक्वायर्ड टू परचेज ऑफ सिमिलर एसेट्स एट प्रेजेंट। तो अगर इस घर की 2008 में हिस्टोरिकल कॉस्ट थी, मान लेते हैं 5 CR, और 2024 में मैंने बगल वाली बिल्डिंग वाले से बात की, वो भी इतना ही बड़ा है 200 गज का, तो उसने कहा कि देखो भैया हम आपसे ज्यादा क्या लेंगे, आप ना हमें 25 करोड़ दे दो, मार्केट से कम ही ले रहे हैं हम आपसे। तो बताइए क्या हुआ? ये इसकी कौन सी कॉस्ट हुई? करेंट कॉस्ट।
तो करेंट कॉस्ट कम या ज्यादा हो सकती है। लायबिलिटी के केस में आज उस पैसे को चुकाने के लिए क्या देना पड़े वही आपकी करेंट कॉस्ट है। तो वैल्यूएशन का दूसरा तरीका भी ठीक है। तीसरा, रियलाइजेशन। रियलाइजेशन वैल्यू, रियलाइजेशन वैल्यू का मतलब कि देखो, खरीदने की बात बंद करो। रियलाइज करना मतलब क्या होता है बेटा? कैश में कन्वर्ट करना, बेचना। अगर ये बिल्डिंग हम आज बेचें, ठीक है, तो यहां बहुत सारे डीलर बैठे हुए हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर बैठे हुए हैं, कोई ना कोई खरीद लेगा। कितने में खरीदेगा? याद रहो, जरूरी नहीं करेंट कॉस्ट। आप खरीदने जाइए तो चीज महंगी और बेचने जाइए तो सस्ती। या पुराना मोबाइल खरीदने जाइए तो बोलेगा 10,000 5,000, और अपना बेचने जाइए, कभी कोई पुराना मोबाइल बेचने गया जो बेकार हो गया हो, हाँ वो कहेगा 1,000 2,000, उन्ना के बराबर दाम बताएगा। और उसी दुकानदार से खरीदने जाइए तो बोलेगा कि भाई देखो ये तो 7,000 का है, ये 12,000 का है, ये 15,000 का है। स्कूटी किसी ने बेचा होगा पुराना, स्कूटी बेचने जाइए बोलेगा 2,000 4,000 5,000, खरीदने जाइए बोलेगा 10,000 12,000। क्योंकि बीच में जो बैठे हैं वो भी तो अपना कुछ लेंगे ना भाई। तो ये आपको यहाँ पे देखना है। ठीक, रिलेशन वैल्यू का मतलब कैश या काइंड जो भी है, एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड ऑर्डरली डिस्पोजल। ऑर्डरली डिस्पोजल समझते हैं? मतलब गिरा के नहीं बेचना। जैसे तुम चाहो कि अभी मेरा मोबाइल बिक जाए तो आपका दोस्त बोलेगा ले 200 रुपए ले। या मान लो किसी की बड़ी मुसीबत है, उसको जमीन बेचना है, तो गांव के लोग बड़े बदमाश होते हैं, बोलते हैं ठीक है दे दो 50,000 में, अभी पैसा ले लो, जबकि रेट उसका है 2 लाख। तो मैं डिस्ट्रेस सेल की बात नहीं कर रहा, डिस्ट्रेस सेल। डिस्ट्रेस सेल समझते हैं? डिस्ट्रेस सेल मतलब मजबूरी में, मजबूरी में सामान का दाम नहीं मिलता, आपको पता होगा। नॉर्मल तरीके से भाई जैसा मार्केट चल रहा है उसके हिसाब से अगर हम चीजों को रोक के आराम से बेचें तो क्या मिलेगा, ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं रियलाइजेशन वैल्यू। जैसे अगर मान लीजिए इसको आराम आराम से बेचे तो मुझे लगता है कि 25 तो नहीं मिलेगा, कोई ऐसा कस्टमर मिल गया तो अलग बात है, लेकिन वैसे मतलब खरीदने जाए तो 25 में मिलेगा, बट बेचे तो 22-23 लाख में बिकी जाएगा, 22-23 करोड़ में बिकी जाएगा। तो बोले इसका रियलाइजेशन वैल्यू कितना माना जाएगा? 22-23 करोड़। समझ रहे इस बात को? आइए नंबर 4, इसको बोलते हैं बेटा प्रेजेंट वैल्यू, और हम लोग इसको बोलते हैं कई बार वैल्यू इन यूज। चलिए छोड़िए, हम ना इस हॉल को नहीं बेचते, बिल्डिंग को नहीं बेचते, हम क्या करते हैं इसको ना यूज करते हैं। आपके हिसाब से कितने दिन चलेगा ये? देख के बताइए, एक अंदाजा बताइए। ईंट पत्थर का बना हुआ है, 20 साल चलेगा बेटा? अभी 20 साल चलेगा? तो आज हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं कि 20 साल चलेगा ना, तो यहां कोई काम होगा या कोई भाड़े पे देंगे, कुछ तो बात होगी। खुद का काम करेंगे भाड़े पे देंगे तो कुछ कमाई होगी क्या? कुछ अर्निंग होगी? बेटा आगे बैठो, आगे बैठो, आगे बैठो। कुछ अर्निंग होगी? तो अगर कुछ अर्निंग होगी और लास्ट में फिर 20 साल के बाद भी बिकेगा, स्क्रैप वैल्यू तो होगी। तो जितना आप यहां पे यूज करेंगे ना, यूज करने से जो इनफ्लो आएगा, और लास्ट में सेल, लास्ट में डिस्पोजल होता है, वो सेल करेंगे। चलो आप बिल्डिंग नहीं समझ पाएंगे, ऐसे समझिए आपने ना एक कार खरीदी और ओला उबर में चलाना है, मतलब ट्रांसपोर्ट में चलाना है, जैसे ट्रांसपोर्ट कंपनियां करती हैं, हर ट्रांसपोर्ट कंपनी ऐसे करती है, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट कंपनी जो ओला उबर वाली है वो एक कार खरीदती है, कार होता है 10 लाख का, 7 लाख का, ऐसा कुछ होता होगा, तो वो तो उसकी हो गई हिस्टोरिकल कॉस्ट। लेकिन उसको इस्तेमाल करते हैं, वो ड्राइवर रखते हैं, डीजल पेट्रोल देते हैं, सीएनजी देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, 10 तरह की बातें होती है, रोज कमाई भी तो होती है, रोज 2,000 2,500 3,000 का बिलिंग तो होता होगा, है ना? लाख रुपए की बिलिंग होती है और मान लो 50,000 चला जाता है, फिर भी कितना बचा बेटा? 50,000। तुम साल का बचेगा, कितने साल चलेगा? ट्रांसपोर्ट में चलेगी 3-4 साल में गाड़ी का काम खराब हो जाता है, क्योंकि चलता बहुत है ना, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो बचता होगा, तभी लोग चलाते हैं, वरना कौन चलाता भाई? ठीक बात है कि नहीं? कुछ ना कुछ तो बचता होगा। अब वो जो बच रहा है और लास्ट में भी गाड़ी कितनी भी खराब हो जाए तो भी स्क्रैप तो बिकेगा ना, या स्क्रैप भी नहीं बिकेगा? 40,000 गाड़ी तो बिकते लोहा लगकर। उन सब की जो भी फ्यूचर वैल्यू है, अगर हम इसकी क्या निकाले बेटा? प्रेजेंट वैल्यू। आपने कभी पढ़ा है प्रेजेंट वैल्यू? मैथ में टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर करा था। डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चे बताएं, कितने डायरेक्ट एंट्री वाले हाथ उठाइए। आपने कभी टाइम वैल्यू पढ़ा है? अच्छा, आपने एफए में। बाकी बताएं बच्चे, टाइम वैल्यू कभी पढ़ा है?
नहीं तो हम बताएंगे, आप चिंता ना करें। टाइम वैल्यू का मतलब होता है हर मनी का एक वैल्यू है। आप बैंक में डाल लीजिए 6% इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बता नहीं रहा है कोई। बैंक में डाल दे 6% इंटरेस्ट मिलेगा, यही है टाइम वैल्यू। कि मनी की एक टाइम की वैल्यू है। तो मैंने पैसा लगाया है तो उसकी कोई तो टाइम वैल्यू होगी। तो उसी को जब हम इस्तेमाल करके फ्यूचर वैल्यू का प्रेजेंट निकालते हैं, फॉर्मूला होता है जो भी फ्यूचर वैल्यू है इंटू 1 + r पावर n। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलता है? फ्यूचर वैल्यू निकलता है प्रेजेंट वैल्यू 1 + r पावर n। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगा आप ही बता दीजिए। फ्यूचर वैल्यू बटे 1 + r पावर n। ठीक है, नहीं, आर मतलब इंटरेस्ट और इन मतलब टाइम। तो इसके प्रेजेंट वैल्यू जो निकालेंगे ना, वही बताइए क्या कहलाता है, वैल्यू इन यूज। जैसे आपने कभी ध्यान दिया हो कि अगर कोई खेती की जमीन हो तो सस्ती मिलती है, मतलब रिलेटिवली सस्ता तो कुछ भी नहीं है। और अगर कोई रोड साइड में दुकान वगैरह खोलने की जमीन हो, या पेट्रोल पंप खोलने की जमीन हो, ढाबा वाबा खोलने की जमीन हो, तो बताइए वो कैसा बिकता है? महंगा बिकता है। ध्यान है किसी को कि रोड साइड की जमीन महंगी होती है और अंदर खेती की जमीन थोड़ी सस्ती होती है। ऐसे ही लक्ष्मी नगर मान लीजिए, तो लक्ष्मी नगर में जो गलियों में घर है वो सस्ता होगा, लेकिन जो विजय चौक को गया है मार्केट में जो दुकानें हैं वो बताइए महंगी। मार्केट की ग्राउंड फ्लोर की एक छोटी सी दुकान हो सकती है 8 करोड़ 10 करोड़ की हो, ग्राउंड फ्लोर की, लेकिन गलियों में 8-10 करोड़ में आपको पूरा 400-500 गज मिल जाएगा 5 फ्लोर का। क्यों, ऐसा क्यों होता है? गलियों की जमीन या घर का रेट कम और मार्केट की घर का रेट ज्यादा, हुआ कारण बताइए। हाँ, काहे वैल्यू ज्यादा होती है, ये तो पूछ रहे हैं कारण। कमर्शियल होने से क्या हो गया, वही तो पूछ रहा हूं। वहां कमाने की क्षमता है। यहां रेंट मिलेगा आपको, नॉर्मल रेंट 10,000 12,000 पर फ्लैट का होता है, 20,000 पर फ्लैट का होता है। क्योंकि यार रहना ही तो है, रहना हम यहां ना रह के वहां रह सकते हैं, वहां ना रह के वहां रह सकते हैं, यहां नहीं गोली मार मयूर बिहार रहेंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन दुकान जो मार्केट की है वो तो वही है, सीमित दुकान है। आपको पता होगा मार्केट एरिया छोटा होता है, थोड़ा आगे बढ़ गया तो कस्टमर ही नहीं जाते वहां पे। कस्टमर जहां जाते हैं वही जाते हैं। जैसे आप विजय चौक पे कोई गया है, मैं तभी बात करूंगा, कोई गया है विजय चौक पे, जो मेन रोड जा रही है उसकी वैल्यू अलग है, उसी में से गली कट गई उसकी वैल्यू नहीं है। कारण बताइए। कस्टमर गली में कौन जाता है? सब लोग सीधे सीधे जाते हैं और सीधे सीधे आ जाते हैं, वो भी एक लिमिट तक जाते हैं, फिर उसके बाद बस हो गया यार मार्केट लगता है खत्म हो गया। चलो सरोजनी नगर को गया है, अब सरोजनी नगर जो मेन मार्केट है उसकी वैल्यू कुछ और होगी, लेकिन वहां सरोजनी नगर मोहल्ले हैं बहुत सारे, मोहल्ले की वैल्यू नॉर्मल रहने की वैल्यू होगी, क्योंकि मोहल्ला आप यहां छोड़ के वहां भी रह सकते हैं, दुकान ये रहे तो यही रहेगी। उसमें भी जानते हैं जो एकदम मेन इंट्रेंस पे होती है, चौराहे पे होती है, जो अंदर घुसने वाले साइड में होती है, वो महंगी होती है। जैसे एक बात बताऊं, ये विकास मार्ग देख रहे हैं आप, विकास मार्ग के इस साइड वाली जो दुकानें हैं या जमीन है उसका रेट अलग है और उस साइड वाले रेट अलग है। कारण बताइए। ये विकास मार्ग है, आपको इकोनॉमिक वैल्यू समझना है, ठीक समझिए। इधर कॉलोनी है, इधर कनॉट प्लेस है, तो इधर वाले की दुकान सस्ता है और इधर वाले का महंगा है। बताए कोई क्यों? ये विकास मार्ग की बात बता रहा हूं, अंतर डबल का है। जैसे इधर 5 करोड़ तो उधर 2.5 करोड़। बिजनेसमैन हो भाई, सीख रहे हो, कारण सोचो, बिजनेसमैन के ध्यान से सोचो, समझ आएगा। अकाउंट कॉस्ट टैक्स ज्यादा समझेंगे आप। एनीवन गेस करिए कैसे? मेन एरिया तो दोनों है, गाड़ी इधर से आ रही इधर से आ रही है, एरिया तो दोनों है। इंटरेस्ट से क्या मतलब ना, कुछ और है, कुछ सोचे। बहुत बढ़िया पॉइंट है, फिर से बोलिए। देखो जब आदमी ऑफिस जा रहा होता है ना, तो कौन सामान खरीदता है? कोई नहीं। ऑफिस जाने में तो जल्दी होती है, तो ऑफिस जाते समय आदमी दाएं बाएं नहीं देखता, सीधा खटाक ऑफिस। और शाम को जब ऑफिस खत्म हो गया 6 बजे, जब वो लौटता है तो भाई थोड़ा मिठाई भी खरीद लो, थोड़ा पब है तो दारू वारू भी पी लो, थोड़ा बच्चे के लिए कपड़े ले लो, किताबें ले लो, ज्वेलरी, मतलब जो भी है। क्योंकि 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे 9 बजे तक तो उसको कोई टेंशन नहीं है ना भाई। तो मार्केटिंग आदमी कब करता है? ऑफिस जाते समय कि लौटते समय? आप ही बताओ। लौटते समय आप ही अगर मान लो खाना खुद बनाते हो, दाल चावल खरीदते हो या गोभी खरीदते हो, जो भी खरीदते हो, आते समय कोई थोड़ा लाता है कोचिंग क्लासेस में आलू गोभी, जाते समय आधा किलो ले लेते होंगे आप। इसलिए इधर मार्केटिंग ज्यादा होती है, इसलिए इधर दुकानों का दाम हाई है, इधर दुकानों का दाम सस्ता है। और जो पैदल है वो तो चारों तरफ आ जाए, गाड़ी वाला तो आएगा नहीं।
इतना फर्क है। सिमिलरली मदर डेयरी जो रोड जा रहा है उसका भी वही हाल है। इधर की दुकानों को कोई नहीं पूछता, इधर की दुकानों का अच्छा रेट है, क्योंकि लौटते समय लोग मयूर विहार वाले जो जाते हैं परचेजिंग करते जाते हैं। तो हमेशा वैल्यू ना आमदनी के बेसिस पे है। जहां कमाने की क्षमता ज्यादा है, कमाने की मतलब प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है, उसकी फ्यूचर क्या बोलते हैं, उसकी करंट कॉस्ट भी बताइए ज्यादा हो। मैं आप में से कई लोगों को कई बार बोल चुका हूं कि मैं आप लोगों को बड़ा प्यार से क्यों बात करता हूं, क्योंकि आपकी करंट वैल्यू तो कुछ भी नहीं है। घर वाले मानते हैं या बैड डेट मानते हैं? बैड डेट ही मानते हो घर वाले, लेकिन हम जानते हैं आप सब 1000 करोड़ के आदमी हैं। करंट वैल्यू नहीं है आपकी, आपकी कौन सी वैल्यू है? वैल्यू इन यूज। और आप खूब मन से 3-4 साल अपनी थ्योरेटिकल एजुकेशन पूरी करें, और थ्योरेटिकल एजुकेशन पूरी करने के बाद क्या करें? आप अपना प्रैक्टिस या अपना जॉब या अपना बिजनेस कुछ तो काम करेंगे, करें तो आपकी जो इकोनॉमिक लाइफ है, हर आदमी 30-40 साल तो कमाता ही है, 22-25 में बन जाओगे और 60-65 तक तो काम करोगे ही। ठीक है कि नहीं? मेरा भी 27 साल हो गया, 12-13 साल तो मैं काम करूंगा ही करूंगा, उसके बाद देखा जाएगा। तो इतने समय में हमें लगता है कि 1000-2000 करोड़ साइड में कर ही दोगे, और किस्मत खराब भी हुई तो 100 करोड़ कहां गया है? इस साल का 2-4 करोड़ भी नहीं कमाओगे, और फिर बाद में जो कमाओगे वो भी तो कमाने लगता है। नहीं समझे? आपने जो कमाया उसको आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, सब खा तो जाओगे नहीं, तो जो इन्वेस्ट करोगे उससे भी तो कुछ कमाई होती है। इसीलिए 100 करोड़ सीए के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सीए, डॉक्टर, ये लोग 100 करोड़ कमा लेते हैं। अब अपने सारे किसी ठीक ठाक डॉक्टर को देखो, जिसका उम्र 40 साल हो गया, वो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी लेके बैठा होगा। मैं सीए हूं, मैंने भी थोड़ा बहुत कमाई लिया, सब लोग कमा लेते हैं। ये मेरी खूबी नहीं है बेटा, मेरी कोई खूबी नहीं है, डिग्री की खूबी है। हमारे सब जो दोस्त हैं जो बिजनेस में गए, प्रैक्टिस में गए, उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा कमाया। तकरीबन सब टॉपर्स के जो 5 साल 7 साल वाले बच्चे हैं, वो सब कल ही परसों एक बच्चा आया था, वो क्या नाम उसने बताया, कौन सा दरभंगा या मधुबनी का था, तो वो कुछ ना पेपर दे रहा है, वो यूपीएससी में कोई कॉस्ट अकाउंटेंट का पेपर होता है, मुझे नहीं पता, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट कुछ ऐसा पेपर होता है। तो सरकारी का तो सबको लालच होता है। तो आया था सर हम कॉस्ट ऑफ आपके सीए इंटरवल वीडियो से पढ़ लें। हमने कहा यार तुम सीए बन गए हो, खुद से पढ़ लो, मेरी क्या जरूरत है? बोला नहीं सर दे दो। तो मैंने कहा चल कोई ना। तो मैंने उससे पूछा क्या कर रहे हो? बोला सर मैं अभी दुबई में हूं, मैं अभी आया था थोड़ा घर पे। मैंने कहा वहां क्या कर रहे हो? तो बोला सर किसी बड़ी सीए फॉर्म में हूँ, पीडब्ल्यू पता नहीं कौन सा बता रहा था कि वहां सीए फॉर्म में हूं मैं। तो मैंने कहा क्या कमा लेते हो? सर 32 लाख मिलता है और वहां टैक्स नहीं है। आपको पता हो सर दुबई में पर्सनल टैक्स नहीं है, तो पूरा बच जाता है। तो मतलब खर्चा तो खैर होता ही है, लेकिन टैक्स 30% नहीं लगता। तो ये हमारा है। अब मान लो कि वो 2 साल सीए बने हुआ, महीने का 3-4 लाख कमा रहा है, साल का 32 लाख कमा रहा है, फिर बढ़ते बढ़ते 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ हो जाएगा, और फिर बाद में और बढ़िया होगा 40 साल तक, तो पता नहीं क्या पार्टनर उटनर बन जाए तो 5-10 करोड़ का बाजार हो जाता है। तो डिग्री बेटा बड़ी अच्छी है। ये डिग्री पता है क्या करेगा? ये डिग्री आपकी प्रेजेंट वैल्यू को डेली बढ़ाएगा, छोड़ना नहीं, भागना नहीं। ये देखो ऐसे भागोगे ना तो कौन सा ऐसा काम है जहां पर रिस्क नहीं है, कौन सा ऐसा काम है जहां प्रॉब्लम नहीं है। सक्सेसफुल होगे तो हर चीज में फायदा है, और अनसक्सेसफुल या हर मतलब बदलते रहोगे अपना तो काम खराब होगा। हम लोग के मन में नहीं आता है क्या कि चलो ये किसी को सुनते हैं कि 200 करोड़ कमा लिया, 400 करोड़ कमा लिया एआई में ओआई में, तो हम लोग का मन करता है चलो और हम भी ये कर देते हैं, हम भी वो कर देते हैं। मन के किसी कोने में बात तो हमारे भी आती है, लेकिन हमें पता है नॉट सो इजी। दूर से देखना बड़ा आसान लगता है, जब करने जाओ तो पता चलता है। कोचिंग में हम लोगों ने शुरू किया, कितने पापड़ बेले और कितनी मेहनत करी हम ही लोग को पता है। दूर से इसको कोई नहीं ना महसूस कर सकता है ना समझ सकता है। तो कुछ भी काम करोगे ना, सब में यही प्रॉब्लम है, इसीलिए मत छोड़ो। जो काम कर रहे हो उस काम को अब आगे बढ़ गए हो, 6 महीने साल भर आप आगे बढ़ गए हो, बैक होने का कोई मतलब नहीं है। लगे रहो, सक्सेसफुल हो तो सब कुछ में फायदा है। जैसे नेतागिरी छोटी सी बात है, नेतागिरी में जो सक्सेसफुल है वो राजा है, और जो अनसक्सेसफुल है अब जाके देखो बाप दादा का प्रॉपर्टी भी बेच देते हैं। किसी को पता है मुखिया की लड़ाई या एमएलए की लड़ाई में किसी व्यक्ति को जानते हो अपने गांव शहर के किसी को? वो पता चला कि पहले बहुत बड़ा जमींदार था, अब जमींदार के लायक है, बिक गया, नहीं जीता एक आध बार भी। जितना नहीं जीतना तो पब्लिक के ऊपर है, नहीं जीता तो उसकी हर बार प्रॉपर्टी बिक जाती है, क्योंकि साथ में जो भी चलते हैं ना फ्री में कोई नहीं चलता, सबको खाना पीना पैसा चाहिए। हमारे यहाँ जो मुखिया का इलेक्शन होता है तो जो भी मुखिया कैंडिडेट होते हैं वो 4-5 दिन मीट का दारू का लंगर कराते हैं। लंगर समझते हो? भंडारा। कोई भी गांव का आके खाए कोई मनाही नहीं है, एकदम बन रहा होता है, लोग खा रहे होते हैं, बन रहा होता है, खा रहे होते हैं। तो मुखिया के इलेक्शन में 20-30-40 लाख रुपए चले जाते हैं, इसके बगैर कुछ नहीं है। तो सक्सेसफुल हो गए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बेकार। इसीलिए कोशिश ये नहीं करनी है कि आसान कौन है, सब मुश्किल है, सब जगह कंपटीशन है।
कोशिश ये करनी है कि भाई हम सक्सेस कैसे हो, चाहे एरिया कोई भी चुन लिया, ये मेन बात है। और उसके लिए एक ही चीज होती है, टाइम देना, कंसिस्टेंसी। तो हम आपसे कह रहे थे कि आपकी प्रेजेंट वैल्यू बेटा, आप बिल्कुल कभी भी दर्द में हो, परेशानी में हो, टेंशन में हो, लोग रिजेक्ट करें आपको, घर वाले इज्जत ना दें, तब भी कोई नहीं, अपनी पीठ अपने आप थपथपा लेना। ठीक है कि नहीं? अरे 100 करोड़ का आदमी हो यार, 1000 करोड़ का आदमी हो, ठीक है कि नहीं? वेल डन बेटा, वेल डन। अपने आप को थपथपा लो, क्या दिक्कत है? ठीक है कि नहीं? तो इसी तरह से इस बिल्डिंग का प्रेजेंट वैल्यू निकाला जा सकता है बेटा। 1 साल का रेंट क्या होगा, 2 साल का रेंट क्या होगा, 3 साल का रेंट क्या होगा, 4 साल का रेंट क्या होगा, 5 साल का रेंट क्या होगा, और सब रेंट जोड़ लिया, फिर क्या किया, क्या किया, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया, लास्ट में बिकेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल ली। तो इसी को बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू या वैल्यू इन यूज। ये क्या है? ये पीवी है। पीवी समझते हो ना? प्रेजेंट वैल्यू को बोलते हैं पीवी ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स फ्रॉम यूज ऑफ एसेट टिल इट्स इकोनॉमिक लाइफ। फिजिकल लाइफ नहीं, इकोनॉमिक लाइफ। जैसे गाड़ी की फिजिकल लाइफ तो बहुत होती है, किसी के पास है स्कूटी पुराना जो सीढ़ी घर के नीचे खड़ा हो 2-4 साल से, किसी के पास ऐसा है स्कूटर या बाइक जो एकदम खटंजर हो गया और फिर भी आपके पास पड़ा हुआ है, पापा बोलते हैं क्या बेचना यार, 1000-2000 देगा। तो इस तरह की जो चीजें होती है वो फिजिकल लाइफ। हमें फिजिकल लाइफ नहीं लेना, हमें कौन सी लाइफ लेना है? इकोनॉमिक लाइफ। जो चलेगा कितने दिन, ट्रैक्टर है, ट्रक है, कार है, इसको फालतू में रखने से क्या फायदा? चलाओ, चले तो ठीक, वरना बेच दो। ट्रांसपोर्ट वाले यही करते हैं, नई खरीदते हैं, पुराने नहीं खरीदते। नई खरीदते हैं, रगड़ के उसको 3-4 साल चलाते हैं, फिर डिस्पोज कर देते हैं, फिर नई खरीद लेते हैं। क्योंकि जब खराब होने लगता है तो कस्टमर भी नाराज होता है, कैसी गाड़ी है यार, बार बार खराब हो जा रही है, तो वो बेच देते हैं, फिर नया ले आते हैं। याद रहेगा? प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर एक्सपेक्टेड बेनिफिट फॉर यूज ऑफ एसेट्स टिल, बताइए, इट्स इकोनॉमिक लाइफ। जब तक इसकी इकोनॉमिक लाइफ है तब तक हमें यह बात करनी है। आगे चलें बेटा। अब अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे जो पहला है ना वो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि उसमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं कर सकता। पैसा मैंने 10 लाख रुपए दिया है तो लिखो 10 लाख में। लेकिन ये जो बाद वाले तीनों है ना, करंट वैल्यू, रिलेशन वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू, ये एस्टिमेशन है। आप समझते हैं एस्टिमेशन और फैक्ट के अंदर? फैक्ट मतलब जो है सो है, और एस्टिमेशन क्या है? होगा। जैसे आपका 12 का रिजल्ट आ गया है, वो हिस्टोरिकल है। पिछले साल आप 12 पास हुए होंगे मेरे ख्याल से, या आपकी बार दिया होगा एग्जाम तो पास हो गए होंगे। अब जितने नंबर आए थे, चाहे वो 40% आए हो, चाहे 94% आए हो, वो फैक्ट है। लेकिन अभी आपने फाउंडेशन का एग्जाम दिया है, अब रिजल्ट नहीं आया, कब बता रहे हैं लोग? फाउंडेशन का रिजल्ट का जुलाई लास्ट में। चलो, तो क्या आप एक जजमेंट तो कर ही सकते हैं ना? आप जजमेंट कर सकते हैं बेटा। सीए के हो ना? सीए के ना? सीए में नहीं ना? आ जाओ आगे 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 बैठो, आगे बैठो, आगे आगे आओ, और आगे और आगे। हाँ ठीक है, यहां बैठो और आगे। ठीक है, तो मैं कह रहा था अच्छा, इसमें सीए में वाले तो कोई नहीं बैठे ना, क्योंकि सीए में का बैच चालू हुआ है, उनका नीचे क्लास है। कई बार बड़ी प्रॉब्लम होती है, बच्चा आधा घंटा पढ़ने के बाद ये क्या चल रहा है। ठीक है, देखो सीएमए का कोर्स अलग है, सीए का कोर्स अलग है, बैच सेपरेट होता है। टीचर सेमल में बैच सेपरेट होता है। तो मैं कह रहा था कि बाकी जो 3 है ना, वो क्या है? एस्टिमेटेड। अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो ऑब्जेक्टिव हिस्टोरिकल है, मतलब जो है सो है, इसमें हम या आप कोई चेंज नहीं कर सकते। लेकिन सब्जेक्टिव मतलब मेरा ओपिनियन कुछ और है, और आपका ओपिनियन कुछ और है। ये है करंट वैल्यू, रिलेशन वैल्यू और इकोनॉमिक, क्या बोलते हैं उसको, प्रेजेंट वैल्यू। ये सब एस्टिमेटेड है। एस्टिमेटेड का मतलब हमारे हिसाब से कुछ और भी हो सकता है, उन अकाउंटेंट के हिसाब से कुछ, और उनके हिसाब से कुछ और भी हो सकता है। इसीलिए अकाउंटेंट ज्यादा इस्तेमाल किसका करते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट। जितने भी हमारे एएस हैं, चाहे एएस 2 में इन्वेंट्री हो, चाहे एएस 13 में इन्वेस्टमेंट हो, चाहे एएस 10 में फिक्स्ड एसेट्स हो, और चाहे एएस 26 में इंटेंजिबल एसेट्स हो, सारे एसेट्स इनिशियली समझते हैं, प्रारंभिक में हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लिखे जाते हैं।
इनिशियल रिकॉर्डिंग हमेशा इस पे होती है, इनिशियल रिकॉग्निशन हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होती है, जो है सो है। लेकिन क्या होता है बेटा, 5 साल 10 साल के अंदर हिस्टोरिकल कॉस्ट और रियल कॉस्ट में थोड़ा फर्क हो जाता है। बैलेंस शीट कैसा होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर, ये कैसा, हमने कल पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इज ट्रू एंड फेयर, जो करंट सिचुएशन बताए। तो करंट सिचुएशन क्या है, हो सकता है वो 2008 से अलग हो, 2010 से अलग हो, 2020 से अलग हो, आई तो 2024 चल रहा है। तो कई बार क्या होता है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट सही रिप्रेजेंटेशन नहीं देता आपके हालात के। तो अब आजकल एएस में इनको भी थोड़ा ध्यान दिया गया। अगर आप इन्वेंट्री की बात करें तो रिलेशन वैल्यू की बात की गई है एएस 2 में। अगर हम बात करें फिक्स्ड एसेट्स की तो उसमें भी रिवैल्यूएशन प्रेजेंट वैल्यू की बात की गई है। तो धीरे धीरे अब इसकी मतलब बात आ रही है। हालांकि डर भी है कहीं ऐसा ना हो कि लोग बाग समझने लगे कि तो कुछ भी लिख देते हैं। तो इनको भी कैसे करेंगे, इसके ऊपर मेहनत की जा रही है। हम पढ़ेंगे एएस 10 में कि अगर ये लेना है तो कैसे लेना है, एएस 2 में पढ़ेंगे रिलेशन वैल्यू लेना है तो वो भी कैसे लेना है, उसको भी बांधने की कोशिश की जा रही है ताकि एकदम एकदम सब्जेक्टिव ना हो। ठीक है ना। देखो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का आपको बहुत बढ़िया मैं बात बता देता हूं। 2024 में T20 के सबसे बढ़िया बैट्समैन कौन है, ये दो बातें हैं। एक तो वो है कि जिसने सबसे ज्यादा रन बनाया है, बात खत्म। और एक वो है जो आपको बढ़िया लगता है कि भले रन बनाया चाहे नहीं बनाया, लेकिन सर क्या बात करते हो, ये सबसे बढ़िया है। जैसे हो सकता है आप बोलोगे भाई सूर्य कुमार यादव सबसे बढ़िया है, लेकिन रन हो सकता है तेजस्वी ने, क्या बोलते हैं वो, यशस्वी ने सबसे ज्यादा बनाया हो। तो रन बनाया है किसने, वो तो फैक्ट है, जो है सो है। तो वो है नंबर 1, वो है ऑब्जेक्टिव बेसिस। लेकिन नहीं सर गोली मारो उसको, खेलता ये बहुत बढ़िया है, ये कौन सा बेसिस हुआ सर, बड़े मैच में ये खेलता है, ये कौन सा बेसिस हुआ, सब्जेक्टिव। हम कई तरह से प्लेयर को कई तरह से इवेल्युएट करते हैं। जैसे फिल्म में सबसे सुपरस्टार कौन है भाई, जिसकी फिल्म में सबसे ज्यादा कमाई। 2023 में एक बता रहे सर वो तो बुढ़ा हो गया, पागल है, बेकार है, कोई एक्टर है, ये बढ़िया एक्टिंग करता है। तो ये बढ़िया एक्टिंग करता है, ये आपका मन है, उनका मन कुछ और हो सकता है, उनका मन कुछ और हो सकता है कि नहीं। लेकिन 2023 में किसकी फिल्मों ने सबसे ज्यादा कमाया, ये जो है सो है, ये तो बॉक्स ऑफिस बता देगा आपको, यस और नो। तो इसीलिए ज्यादा कोशिश हिस्टोरिकल कॉस्ट की है, लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट अगर सही रिप्रेजेंटेशन ना दे और फिर भी हम उसको लेके बैठे रहे, ये कोई बात हुई। इसीलिए हम कहां जाते हैं, इस पे भी जाते हैं। तो हमारे पास 4 पैरामीटर है, आप देख लीजिए, चारों ही अलाउ है सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। तो कभी कोई पूछे, कोई सवाल आ जाए कि बताओ भाई हम अपने एलिमेंट को किस बेसिस पे वैल्यू कर सकते हैं, तो क्या बोलेंगे, मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, 4, कौन कौन सा, हिस्टोरिकल, करंट कॉस्ट, रियलाइजेशन और इकोनॉमिक। आया सबको समझ में। तो एक कॉन्सेप्ट ये भी था। क्वेश्चन नहीं आता, थ्योरी का क्वेश्चन आएगा या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। अब तो ऑब्जेक्टिव भी है ना, और ऑब्जेक्टिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें 100% नंबर आता है, और सही हुआ तो 100%, नहीं सही हुआ तो नहीं आएगा। इसलिए बेटा आप थ्योरेटिकल पोर्शन भी थोड़ा सा पढ़िए अकाउंट में। अब पहले वाला अकाउंट नहीं है कि चलो ब्रांच बनाओ, डिपार्टमेंटल बनाओ, ये बनाओ। नया सिलेबस में 14 चैप्टर हटाए गए हैं। जो नया सिलेबस पिछले साल इसी समय आया था जुलाई महीने में, 14 प्रैक्टिकल चैप्टर साइड कर दिए गए और उसकी बजाय फ्रेमवर्क पे मजबूती दी गई। बोला कि चैप्टर तो कोई भी सीख के बना लेगा, लेकिन फ्रेमवर्क समझने की चीज है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझे होंगे तभी ना बना पाइएगा अच्छा अकाउंटिंग। इसीलिए फोकस अब यहां हो गया है, वो थोड़ा साइड हो गया है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट है, सब लोग लिख रहे हैं ना, एक बहुत ही बढ़िया प्यारा कॉन्सेप्ट है, कैपिटल मेंटेनेंस। कैपिटल मेंटेनेंस इस पर पीछे क्वेश्चन आया है। देखिए एक कॉन्सेप्ट आता है कि आपको ना अपनी कैपिटल को मेंटेन करनी चाहिए। कैपिटल शुड बी मेंटेन्ड। इसका मतलब है ड्रॉइंग, या दूसरे शब्दों में डिविडेंड। प्रोप्राइटरशिप में बेटा ड्रॉइंग होता है और पार्टनरशिप में, सॉरी कंपनियों में डिविडेंड होता है। शुड बी ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। कंपनी लॉ का ये बेसिक रूल है। मान लो सेल्डर ने 10 लाख रुपए दिए हैं,
इशू ऑफ शेयर सबने पढ़ा है। शेयरहोल्डर ने 10 लाख रुपए दिए हैं, आप उसी 10 लाख में से हर साल 1 लाख बांट रहे हो। शेयरहोल्डर खुश हो रहा है, हम कमा रहे हैं, हम कमा रहे हैं, क्या सही बात है? ये तो वही बात है कि कुत्ता हड्डी चूस रहा है, हड्डी में कुछ है नहीं, उसका अपना खून बाहर निकल रहा है, वो पी रहा है, बड़ा खुश हो रहा है, मजा आ गया। जबकि उसका अपना जीभ छिल रहा है, उसमें से खून निकल रहा है और पी रहा है। तो कंपनी लॉ हमारा कहता है कि ना, जो आपको मिला है कैपिटल, ये तो एकदम मेंटेन होनी ही चाहिए। अगर आपको डिविडेंड बांटना है तो डिविडेंड कहां से बांटे? कमाइए और उसमें से बांटिए, कोई मना ही नहीं है। अच्छा, एक और बात है, इसी कैपिटल को देख के बाहर वाले लायबिलिटी वाले लोन देते हैं, आपको पता होगा। ये पता है, जिसके पास खूब होता है उसको लोन खूब मिलता है, नहीं होता उसको नहीं मिलता। जैसे आप बैंक जाइए कि सर मुझे लोन चाहिए, बैंक वाला भगा देगा। लेकिन कोई बिजनेसमैन जाए, अंबानी अडानी जाए, तो उसको पूरा बैंक लोन दे देगा। बताइए क्यों? क्योंकि उनके पास एसेट्स है, कैपिटल है, उन्होंने इशू ऑफ शेयर किया हुआ है 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 करोड़, तो उनको आराम से 2-4, 10,000 करोड़ का लोन मिल जाएगा। आपके पास नहीं है कैपिटल तो नहीं मिलेगा आपको। आज से 10 साल बाद आपके पास 10-20 लाख की एसेट होगी, तो फिर 10-20 लाख का लोन मिल जाएगा। होगा तभी लोन मिलेगा। लोन भी उसी को मिलता है जिसके पास अपना होता है। यही इस जमाने की बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे एक आज से 5-7 साल पहले की बात याद आई। एक ना हमारे अपने इलाके के मुखिया जी कभी आए, तो विधायक एमपी एमएलए तो ऑफिस में कभी आ गए, लेकिन मुखिया जी थे तो हमारे गांव के थे, तो हम अपने घर ले गए। अब मुखिया जी आए हैं पहली बार हमारे घर पे, तो हुआ कि बेचारा इनको बढ़िया खिला पिला देते हैं। तो हमने भरत भाई और बाकी लोगों को बोल के बढ़िया जो भी हो सकता था जो भी मिठाई उठाई जो भी कर दिया, खाया उन्होंने। खाने के बाद उन्होंने हाथ साफ करने के बाद बोला कि बेटा, जब भी कोई गांव का आए ना तो उसको ऐसे ही खाना खिलाना। हमने कहा कहाँ यार, इतना कहाँ पॉसिबल हो पाता है। बोला कि नहीं, उसको खिलाओ, हमको वो खिलाने की जरूरत नहीं। बोला बड़ा बदमाश आदमी है, खा लिया फिर बोल रहा है। बोला कि असल में क्या नाम, जहां जाते हैं ना हम यही खाते हैं। बड़ी ज्ञान की बात उसने बताई। तो हमारे लिए खाना जो था ना, ये नॉर्मल था। अपने घर में भी खा लेते हैं, बढ़िया माल कमा लेते हैं हम लोग, वो सरकारी फंड से। लेकिन कोई गांव का अगर ऐसा खा के जाएगा ना, तो जीवन भर याद रखेगा, क्योंकि खाना आपका सही में बहुत बढ़िया था, वो भूल नहीं पाएगा। और वो जहां बैठेगा ना, और कोई बोलेगा कि हाँ बारात में बहुत अच्छा खाना था, तुम लोग क्या यार, हम लोग वो भगवान लाल के घर गए थे, वहां जो खाना खाया वो तो बात ही अलग है। वो पूरे गांव को सुनाएगा और कई साल सुनाएगा, क्योंकि उसके लिए वो थोड़ा अलग होगा, अच्छा होगा। खैर जो भी बात है, मैं ये कहना चाहता हूं कि आदमी ना इसी को देख के, वो बड़ा आदमी थे मुखिया जी, इसलिए हमने बढ़िया खाना खिलाया। कोई साधारण आदमी आता है मिलने, तो हम ऑफिस में मिल लेते हैं, भरत भाई बोलते हैं चाय पिलाओ, पानी पिलाओ। ये मेरी नहीं, पूरी दुनिया की नियति है, पूरी दुनिया की बात है बेटा। अभी आप किसी बारात में जाते हो तो अच्छा है, चलो भाई बेटा आया है, चलो बेटा बारात में जाओ। ये तुम बड़े आईएएस अफसर बन के जाओ, भाई साहब आपके लिए अलग से कुर्सी लगेगी, दूल्हे से ज्यादा वैल्यू आपकी होगी। आपने देखा होगा, कोई एमएलए साहब आ जाए, कोई एमपी साहब आ जाए, कितनी कदर होती है उनकी। उनकी इसलिए कदर होती है, खुद बड़े होते हैं। इसी को अब बिजनेस में इस्तेमाल किया गया है कि इसको देख के लायबिलिटी ली गई और अब कह रहे हम यही बांट देंगे। ये तो गलत बात है। आपने अगर फाउंडेशन में प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन पढ़ा होगा, पढ़ा है सबने, उसमें भी कैपिटल को मेंटेन करने की बात की जाती है। प्रेफरेंस शेयर तभी रिडीम होगा जब कोई नया इशू ऑफ शेयर होगा। याद है किसी को? यही कॉन्सेप्ट था कैपिटल मेंटेनेंस का। तो कॉन्सेप्ट यहां है, इस्तेमाल फाउंडेशन में आपने पढ़ा था, इंटर में भी बाई बैक ऑफ शेयर में काम आएगा। ये कहता है कि डिविडेंड जब भी बांटो तो कहां से बांटो? आउट ऑफ प्रॉफिट। अब कैपिटल मेंटेन करना है तो कैपिटल का मतलब क्या होता है बेटा? कैपिटल हमेशा होता है एसेट्स माइनस, बोलिए बेटा, लायबिलिटी। अब एसेट्स की प्रॉब्लम है, एसेट की वैल्यू अगर हम हिस्टोरिकल ले रहे हैं तब तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हिस्टोरिकल नहीं ले रहे हैं, अगर एसेट्स की वैल्यू हम करेंट या इकोनॉमिक या रिलेशन ले रहे हैं तो हमेशा बदलता रहेगा। तो कैपिटल मेंटेनेंस कौन से बेस पे करना है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हिस्टोरिकल है तब तो आसान है, हिस्टोरिकल माइनस लायबिलिटी बराबर हो जाएगा। बट अगर कुछ और वैल्यू है तो देखना पड़ेगा। तो आइए मैं आपको कैपिटल मेंटेनेंस के बेस समझाता हूं। पहले आपने समझा कैपिटल मेंटेनेंस क्यों है? पहले समझा आपने, क्योंकि आपके कैपिटल को देख के बाहर वाले अट्रैक्ट होते हैं, वो आपको देख के लोन देते हैं। अगर आप अपनी कैपिटल निकालना शुरू कर देंगे, देखो कैपिटल आपका कभी भी निकाल लो, कौन मना करेगा, लेकिन कंपनी लॉ कहता है कि नहीं, आपके उस कैपिटल के दम पे बहुत सारे लोग आ गए हैं और फिर आप गायब नहीं हो सकते। आप ऐसे समझिए, मैं आपको बोलूं कि भाई सब लोग शाम को आइए हमारे घर पे, आपका बढ़िया खाना होगा, और आप सब लोग एकदम तैयार होकर आ गए, और जब घर पे पहुंचे तो घर पे मैं ही नहीं था, कैसा लगेगा आपको? नहीं, खाना भी नहीं था,
लेकिन अब सुबह से हम नींबू पानी पी रहे हैं, भूखे प्यासे हैं कि आज बढ़िया माल खाएंगे, और घर पे गए तो मैं ताला बंद कर किसी और घर खाने चला गया, ये तो गलत बात है ना। इसीलिए कैपिटल को मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि उसी को देख के बाहर वाले आते हैं, और बाहर वाले जब आ गए तो अब खुद निकल लिए। सुना आपने ठीक से, कि जब बाहर वाले आ गए तो अब खुद निकल लिए, ये तो गंदी बात है। इसलिए कैपिटल हैज टू बी मेंटेन। अब ये मेंटेनेंस कैसे होगा ये हम आपको बता देते हैं। ये आता है सबको, एसेट माइनस लायबिलिटी बराबर कैपिटल, इसको बोलते हैं बेसिक इक्वेशन ऑफ, फाउंडेशन में पढ़ा है सबने, बेसिक इक्वेशन ऑफ अकाउंटिंग। अब इसके बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा मैं, विशेष जानकारी के लिए पढ़िए इसलिए फाउंडेशन। आगे नंबर 2 पहला हम ले रहे हैं बेटा कि जब हम फाइनेंशियल कैपिटल जो है मेंटेन करेंगे ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। लिखते जाइए बच्चों, खूब बढ़िया से कॉपी बनाते जाइए। अभी जो चीजें 2 घंटे लग रही हैं, वादा करता हूं जब आप पलट के देखेंगे तो 15 मिनट 20 मिनट, क्योंकि दिमाग में अंदर मेरी बात चल रही होगी और यहां पे आपका ये रहेगा। कोई दिक्कत है तो वीडियो भी पलट के देख लेंगे फास्ट फॉरवर्ड करके, वो भी कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन करना जरूर है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगा, आप ऑब्जेक्टिव तो जानते हैं कंपलसरी होता है, अगर नहीं तो गया 1 नंबर, गया 2 नंबर, और 5 नंबर कई बार क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, शॉर्ट में नहीं चलेगा हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है ठीक है, आप कर लीजिए हिस्टोरिकल कॉस्ट। चलिए निकालिए पेज नंबर 2.13, और बुक ना हो तो थोड़ा शेयर कर लीजिए। 2.13 चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं, और एक एक लाइन पढ़ रहे हैं बेटा, कुछ भी हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं, कुछ भी बाई चांस नहीं छोड़ना है, लक बाई चांस। ध्यान दीजिए, एक ट्रेडर है जिसने नया बिजनेस शुरू किया है 12,000 रुपए से। उसने 6,000 रुपए का कोई सामान खरीदा 2 रुपए के हिसाब से, और सारा 3 रुपए के हिसाब से बेच दिया। ठीक है, और उसने ड्रॉइंग करी 6,000। कैलकुलेट हिस्टोरिक फाइनेंशियल कैपिटल इज मेंटेन्ड और नॉट। क्वेश्चन लिख लीजिए, किताब पे लिख लीजिए, कोई बात नहीं। फाइनेंशियल कैपिटल इज मेंटेन्ड और नॉट, क्या फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेन हुई है या नहीं हुई है? ठीक है बेटा, आगे चला जाए। आगे बढ़े, चलिए मैं बताता हूं। आपने कितने का बेचा, तो आपकी सेल कितनी है? आपकी सेल है 6,000 गुने 3, सोल्यूशन 18,000। आपने परचेज कितना किया था? 12,000। प्रॉफिट कितना हुआ है? 6,000। ड्रॉइंग कितनी करी है? तो चलो आपने रिटेन नहीं किया, लेकिन विड्रॉ भी तो फालतू नहीं किया ना। आपने रिटेन नहीं किया है, निगेटिव तो नहीं है ना, डिफिशियंसी तो नहीं है ना, तो हम कहेंगे हमारी कैपिटल मेंटेन हो रही है ना। हमारी कैपिटल पहले भी 12,000 थी, और क्लोजिंग भी बताइए कितनी है? 12,000 है, तो हम कहेंगे हमारी कैपिटल मेंटेन हो रही है। अच्छा, मान लीजिए हमने 7,000 निकाल लिया होता तो फिर हमारी कैपिटल में प्रॉफिट से ज्यादा ड्रॉइंग हो गई, तो फिर हम कहेंगे हमारी कैपिटल मेंटेन्ड नहीं। याद रहेगा? इसी बात पे क्वेश्चन है 10.2। 10.2 देखते हैं आपसे होता है कि नहीं।
मिला बच्चों क्वेश्चन? देखिए 12 लाख का बिजनेस स्टार्ट किया, 60,000 यूनिट, 20 रुपए ईच। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर he sold the entire stock of 30 each। सारा स्टॉक उन्होंने बेच दिया कितने में? 30 each में। he sold the entire stock in 30 each। In order to maintain capital intact, calculate the maximum amount which can be withdrawn। जो हम विड्रॉ कर सकते हैं बाई मोहन। If financial capital is maintained at historical cost, करके बताइए कितना हम ड्रॉइंग कर सकते हैं? 6,000। भाई जितना प्रॉफिट है वो ड्रॉ कर सकते हो, सीधी बात। एक जीरो बढ़ा दिया गया और तो कुछ है नहीं इसमें, दोनों जगह एक एक जीरो बढ़ा दिया है। देखिए भाई ये 60 है, ये 20 है। टेल मी हाउ मच? 60 और 30 है, 18 लाख। खरीदा तो कितने में? तो बोलिए क्या बात बनी? प्रॉफिट कितना हुआ? 6 लाख। तो मैक्सिमम ड्रॉइंग कितना कर सकते हैं? सर ने कहा है मैक्सिमम ड्रॉइंग प्रॉफिट के बराबर कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। और ये सब क्वेश्चन ना बेटा एग्जाम में आता है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या एज्यूम करता है? बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर फोरसेबल फ्यूचर, ये कैन नॉट कंटिन्यू, या प्रॉफिट होगा या हम प्रॉफिट अर्न नहीं करेंगे, क्या करता है? प्रॉफिट लॉस से गोइंग कंसर्न का कोई लेना देना नहीं है। निकालिए सब लोग पेज नंबर 2.15। अच्छा, दो प्रिंसिपल मैंने बड़े इंपॉर्टेंट बताए थे, इसमें से देख के बताइए कौन सा। मैंने कहा था दो बहुत जरूरी है, बाकी तो होना ही चाहिए लेकिन दो बहुत जरूरी है। कौन सा? कल बताया था, रिलायबिलिटी एंड रिलेवेंस। याद है कि चीजें रिलेवेंट होनी चाहिए, चीजें रिलायबल होनी चाहिए। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सेप्ट, मतलब अभी आज मैंने कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखवाया है बेटा, आज नहीं तो कल। बताइए इसमें से कौन सा है जो नहीं होता? देखो ये तो होता ही है, ये तो होता ही है। आजकल एक नई चीज आ रही है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट। ये समझते हो क्या होता है? मैं बताता हूं। देखो आप ना कहीं फैक्ट्री खोल रहे हो बड़ी सी, अब फैक्ट्री से क्या निकलता है बेटा? धुआं, गंदा पानी, आसपास भीड़ भाड़ हो जाती है, तो यानी कि पॉल्यूशन, मिट्टी में भी पॉल्यूशन जाता है। तो क्या ये ड्यूटी नहीं बनती है कंपनी की इन चीजों को रिपोर्ट करे कि हमारे आने से सोसाइटी को क्या फायदा हुआ है और क्या नुकसान हुआ है? अब टॉपर क्लासेस, लक्ष्मीनगर में हम लोग ने सबसे पहले टॉपर क्लासेस खोला था। हम लोग से पहले 2 ही कोचिंग थी, अब दोनों बंद हो गई हैं, सब लोग रिटायर हो गए। एक पंकज गुप्ता क्लासेस थी, नाम लिखवाना है क्या? रहने दो, बाद में, आज नहीं, पढ़ाने दो। पंकज गुप्ता सर की यहां पे कोचिंग क्लास थी, 5-6 बिल्डिंग छोड़ के टॉप फ्लोर पे, उनकी डेथ हो गई। नीना गुप्ता नहीं है जो एक्ट्रेस, नाम सुना नीना गुप्ता का? बधाइयों में जो थी वो लेडी जो बनी थी, नीना गुप्ता, आजकल भी बहुत सारी फिल्मों में आती हैं। तो उन्हीं के भाई थे वो, अपने भाई थे। तो उनकी डेथ हो गई तो उनका बंद हो गया। और एक उधर ब्रह्मा कोचिंग था, वो भी बंद हो गया। वो छोटे लेवल पे लोग करते थे, अपना सब्जेक्ट पढ़ाते थे। मैंने खोला तो मैंने और भी दोस्तों को जोड़ा, और मतलब एक छत के नीचे फाउंडेशन, इंटर, सब कुछ, फाइनल सब कुछ। तो लक्ष्मीनगर में बच्चे आने लगे। पहले लक्ष्मीनगर में बच्चे नहीं आते थे, आईटी वगैरह पे पढ़ते थे, सीएनसीडी क्लास से होती थी। फिर धीरे धीरे कुछ किताब की दुकानें भी खुली। सबसे पहले टॉपर्स लॉ हाउस खुला, फिर और की दुकानें खुलने लगी। फिर उसके बाद टॉपर्स हॉस्टल बना पहला। फिर लोगों को और रिक्वायरमेंट थी कि हमारा काम चल नहीं पाता था, बच्चे बहुत थे, तो और भी बना, फिर और कोचिंग खुला। इस तरह से एक इको सिस्टम बना। यहाँ का रेंट का दाम बढ़ गया, जमीन का दाम बढ़ गया सीए के बच्चों से। फिर ये सीए नगरी के रूप में जाने लगी। जब हम पढ़ रहे थे तो नहीं था ऐसा। तो 27 साल में इंप्रूवमेंट हुआ।
ये था टॉपर्स का लक्ष्मीनगर को कंट्रीब्यूशन। लेकिन नुकसान सुनिए, भीड़ बढ़ गई। एक महिला सारे मकान में करते थे, बड़ी अच्छी धूप होती थी, गलियां एकदम खुली खुली थी, सब टूट के 5-5 फ्लोर बन गया। कई जगह तो खिड़कियां नहीं है, आपने देखा होगा, और खिड़कियां हो भी तो आप हाथ लगाओ तो दूसरे के खिड़की में हाथ घुस जाएगा, वो आपका कपड़ा निकाल लेगा। इतना प्रॉब्लम है, प्राइवेसी नहीं है। नीचे गलियों में कभी सूरज की रोशनी नहीं आती, इतना मतलब गलियों के अंदर स्कूटर का चे चे पो पो, इतनी हल्ला शोरगुल, नुकसान भी तो हुआ ना। तो कुछ लोग तो हमसे नाराज भी होते हैं जो पुराने रहने वाले हैं। कभी मैं उनको अगर दिख जाऊं तो बोलते हैं यही वो आदमी इसने तो लक्ष्मी को खराब किया है। देखो दुनिया में कोई ऐसी चीज है ही नहीं बेटा इसमें केवल फायदा हो, हर फायदे के साथ कुछ ना कुछ नुकसान। देखना यह था कि फायदा ज्यादा हुआ कि नुकसान ज्यादा, इसकी रिपोर्टिंग करनी है। इसको बोलते हैं सस्टेनेबल रिपोर्टिंग या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। चीजें सस्टेनेबल होनी चाहिए। सस्टेनेबल समझते हो आजकल बड़ा कॉन्सेप्ट आ रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक होता है डेवलपमेंट, एक होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बताओ क्या फर्क है दोनों में? डेवलपमेंट का मतलब एकदम फैक्ट्री फैक्ट्री खोल दी और सब जगह एकदम कूड़ा हो गया, एकदम नदी नाले सब खत्म, ऐसे डेवलपमेंट चाहते हो? अल्टीमेटली फिर सब मर जाएंगे। तो डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए? जंगल सारे साफ कर दिए, शहर के शहर बना दिए, पता चला ऑक्सीजन ही नहीं है। हाँ हाँ, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन सा है? फ्यूचर देखो जितना हमारे पास है हम कम से कम फ्यूचर को उतना तो दें। ये नहीं कि धरती को वीरानी कर दे, फ्यूचर को कुछ रह ही नहीं। इसीलिए टाइगर रिजर्वायर बने हैं कि ये नहीं कि बच्चे केवल यूट्यूब पे टाइगर देखें, रियल में भी देखने का हक है उनको। ठीक बात है कि नहीं? कि वी हैव टू सस्टेन द रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर। तो आजकल इसका बड़ा आता है। आपको पता है कि बिना पोल्यूशन कंट्रोल कोई इंडस्ट्री नहीं बन सकती, आजकल बंद करा देती है गवर्नमेंट आके। पहले लक्ष्मीनगर में खूब फैक्ट्रियां थी, प्रिंटिंग प्रेस थी, बगल वाला प्रिंटिंग प्रेस ही था जो आजकल मॉडर्न लाइब्रेरी चलता है। सरकार ने सबको बैन कर दिया। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि नहीं, रेजिडेंशियल इलाके में फैक्ट्री नहीं चलेगी क्योंकि उससे स्मोक निकलता है, आवाज होता है, साउंड पोल्यूशन होता है। फैक्ट्री चलाइए, कहां मना कर रहे हैं, थोड़ा दूर चले जाइए ना भाई, गाजियाबाद के गांव में चले जाइए, वहां जरूरी है उसकी। ताकि अब बताओ वो मतलब उस फैक्ट्री में काम करने के लिए वहां के मजदूर यहाँ आते थे, यहाँ रहने की जगह नहीं मिलती थी, झुग्गी झोपड़ियां बन रही थी। तो उससे अच्छा उनके गांव में फैक्ट्री खोलो ना यार, ताकि बेचारे वहीं पे अपना काम करे हो। सही कह रहे हैं कि नहीं? इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये है ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई अकाउंटिंग नहीं होता। आगे आइए, अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी चेंज्ड अगर रिक्वायर्ड है। ये एस1 में पढ़ाया था, बोले कौन कौन सा? 1-2 यानी कि ए बी सी। ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है। चला जाए आगे। वैल्यू ऑफ इक्विटी में चेंज अगर इक्विटी मतलब कैपिटल होता है बेटा, आप जानते हैं इक्विटी का मतलब कैपिटल का दूसरा नाम है। अगर कंट्रीब्यूशन हो या डिस्ट्रीब्यूशन हो तो भी चेंज होता है, प्रॉफिट कमाए तो भी होता है, एक्सपेंस करें तो भी होता है। तो इसमें मेन कौन है? 3 फंडामेंट अकाउंटिंग एग्जाम्पशन बताइए। गोइंग कर, ये बच्चों वाली बात है, लेकिन ये बच्चों वाली बात उसके लिए है जिन्होंने खूब पढ़ा है। पिछले 2-3 दिन से लगातार मैं यही तो पढ़ा रहा हूं। इतने देर में एक चैप्टर खत्म कर दिया होता मैंने। आपको अब लग रहा है कि जरूरी हम लोगों ने पढ़ा था? देखो सिलेबस का जो भी है सब जरूरी है। अकाउंट पढ़ाने को तो पता नहीं क्या क्या पढ़ा दे हम लोग, जो चैप्टर नहीं है वो भी पढ़ा दे, लेकिन उससे क्या मतलब है? जो है वो जरूर होना चाहिए। अच्छा, फ्रेमवर्क का मेन मकसद क्या है? जो अभी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, इस फ्रेमवर्क का मेन मकसद क्या है? देखिए, डेवलपमेंट एंड रिव्यूइंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में टैक्स से क्या मतलब है, प्रॉफिट से क्या मतलब है, स्टॉक मार्केट से क्या मतलब है। अच्छा, कौन है जो प्राइमरी यूजर माने जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टू फ्रेमवर्क? प्राइमरी यूजर जो सबसे मेन है ना, जो मेन है, इन्वेस्टर एंड एम्प्लॉय।
ये इनका लाइफ जुड़ा हुआ, इनका पैसा जुड़ा हुआ है, पहले ये बाद में कोई और। अंडरस्टैंडेबिलिटी का क्या मतलब है क्वालिटेटिव कैरेक्टर में? किसको बोलते हैं अंडरस्टैंडेबिलिटी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉम्प्लेक्स हो, केवल अकाउंटेंट ही उसको इंटरप्रेट कर सके, या इंफॉर्मेशन जिसको रीजनेबल नॉलेज हो वो कर सके, ये सही है? इफ कंपनी स्टेटमेंट शो ए कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ पॉलिसी ओवर द पीरियड, इसको क्या बोलते हैं? एक ही पॉलिसी हमेशा फॉलो हो रही है, क्या बोलते हैं बेटा इसको? कंसिस्टेंसी। कंपनी एबिलिटी टू एसेस एज गोइंग कंसर्न, एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सबसे मेन इंपॉर्टेंट कौन सा स्टेटमेंट है कि कोई कंपनी गोइंग कंसर्न रहेगी या नहीं रहेगी? बैलेंस शीट। अगर लायबिलिटी बहुत ज्यादा होती जा रही है, एसेट घटती जा रही है, तो ये खतरे की बात है। देखो, एक साल के प्रॉफिट लॉस से कुछ नहीं होता, लगातार लॉस से होता है। एक साल के प्रॉफिट लॉस में कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके। गलत दिया है बैलेंस शीट। आगे एनालाइज हाउ द चेंज फ्रॉम हिस्टोरिकल कॉस्ट टू करेंट कॉस्ट एज ए मेजरमेंट बेसिस वुड इफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेटा अगर हम चेंज करें, आज ही पढ़ा था, बताओ इससे क्या फर्क पड़ेगा? एसेट्स की वैल्यू घटेगी, इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई नहीं पड़ेगा, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, रिडक्शन इन शेयरहोल्डर्स इक्विटी होगा। इसमें से सही पूछिए, कोई भी सही नहीं है, क्योंकि एसेट की वैल्यू बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? फाइनेंशियल इंपैक्ट पे पक्का पड़ेगा, एसेट लायबिलिटी चेंज होगा तो नहीं पड़ेगा। पोटेंशियल इंक्रीज इन प्रॉफिट जरूर नहीं है, प्रॉफिट बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। शेयरहोल्डर्स इक्विटी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। क्या आंसर दिया हुआ है? कौन सा दिया हुआ है? सी। नहीं, गलत दिया हुआ है, ये क्वेश्चन बेकार है। इसका सही है कि भाई असर पड़ेगा, ये हटा दो, नो हटा दो, हाँ इंपैक्ट पड़ेगा। अच्छा, अगर हम अकाउंटिंग में एक्रूवल नहीं लेते हैं तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा? अगर हम अकाउंटिंग में नहीं लेते हैं तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बताइए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत एक्यूरेट हो जाएगा, मेरे ख्याल से यही होगा। मिसलीडिंग, क्योंकि इनकम एक्सपेंस का मिसमैच हो सकता है। अच्छा, propose a method to enhance the relevance of financial statement in a rapid changing industry। बड़ा तेजी से चेंज हो रहा है, तो किस मेथड से हम कर सकते हैं? मोर हिस्टोरिकल डाटा? नहीं, हिस्टोरिकल डाटा तो पुराना हो जाएगा। इनकॉर्पोरेटिंग फॉरवर्ड लुकिंग इंफॉर्मेशन? यस, फ्यूचर वाला जो इंफॉर्मेशन है ना, उसको हम इनकॉर्पोरेट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? नहीं। कॉम्प्लेक्सिटी? नहीं। इसका आंसर देखिए तो बी है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जो फ्रेमवर्क में दिया गया है? फ्रेमवर्क में मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सिंपल इंफॉर्मेशन, मैंने कहा था ना कल, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोलते हैं आजकल इसको। इसमें हम क्या करते हैं? बिजनेस की गतिविधियों को यूजर को बताते हैं। जैसे होता है ना वेदर रिपोर्टिंग, वेदर रिपोर्टिंग में क्या होता है बेटा? मौसम की जानकारी दी जाती है कि भाई कहां बादल होगा, कहां बरसात होगा, कहां गर्मी होगा, कहां बर्फबारी होगी। उसी तरह से हम फाइनेंशियल फोरकास्ट करते हैं, या कहां बारिश हुई है, उस तरह से हम यहां फाइनेंशियल फोरकास्ट करते हैं। आगे आइए, विच मेजरमेंट बेस्ड इज लार्जली यूज इन प्रिपरेशन एज पर फ्रेमवर्क? ऑब्जेक्टिव है ना, इसीलिए ज्यादा कौन सा इस्तेमाल होता है? हिस्टोरिकल। तो अगर हम नहीं पढ़े होते तो इन सवालों का क्या इतना आसानी से जवाब दे पाते? इसलिए बेटा समय दीजिए, बोर नहीं होइएगा। अब मान लीजिए मैं कहता हूं कि एक ऑब्जेक्टिव भी आ गया एग्जाम में, एक नंबर तो आ गया ना, छोड़ के गए होंगे तो कैसे होगा? फाउंडेशन में भी कई बार हम लोग गलती करते हैं, टीचर भी और बच्चे भी। टीचर भी शुरू करते हैं जनरल एंट्री से, और 2-4 दिन में जनरल एंट्री पैकअप करके सीधे बीआरएस, जबकि गलत है।
अगर आपको ध्यान हो, आपके 6 में से 3 या 4 ट्रू फॉल्स कहां से आए थे? चैप्टर 1 चैप्टर 2 से। 8 नंबर आपका उससे आया था, और वो कंपलसरी होता है, आपको पता ही है। तो अगर वो ठीक से लिखा हो तो 8 के 8 आएंगे, वरना 0। इसीलिए जरूरी चैप्टर 1 और 2 भी था, यहां भी चैप्टर 1 और 2। हम बड़े आराम से कोई एज चालू कर देते, आपको भी मजा आता। इनको मजे के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, नॉलेज के लिए भी पढ़िए और नंबर के लिए भी पढ़िए। आगे करेंगे ना, कल से यही करना है, मजा लेना है। आइए, हाउ डज द फ्रेमवर्क डिस्क्राइब द रिलेवेंस? रिलेवेंस को कैसे डिस्क्राइब किया? किसको रिलेवेंट बोलेंगे? जो खूब कंफ्यूजन करे वो रिलेवेंट, खूब कंफ्यूज करे। likely to influence the economic decision of the user, solely focused on non-financial data, only relevant to accountant। बताइए कौन सा अच्छा है? वो सारी इंफॉर्मेशन जिससे बढ़िया बात हो सकती है। ठीक बात है कि नहीं? चलें आगे। ट्रू एंड फेयर व्यू किसको बोलते हैं? ट्रू एंड फेयर व्यू। व्हाट रोल ट्रू एंड फेयर व्यू प्ले इन फाइनेंशियल फ्रेमवर्क अप्रोच? कौन सा व्यू करता है ये? बताइए। बताओ बच्चों। मैं बताऊं? इट इज एन अल्टरनेटिव टू द क्वालिटिव कैरेक्टर्स। नहीं, डायरेक्टली डील विथ फ्रेमवर्क implied by adhering the qualitative characters and standard। सही बात है कि जो क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स है, स्टैंडर्ड है, सबको हम फॉलो करें, तो हम क्या बोलेंगे उसको? भाई ट्रू एंड फेयर माना जाएगा। चलिए, ये तो कर ही लिया था। अब आगे आप कर लीजिएगा, ठीक है।